जैसे कि हम लोग सभी को पता है कि पॉकीमॉन एनिमे एंड पॉकीमॉन गेम्स के अंदर बहुत से मिस्टीरियस बातें हैं एंड इवन तो पॉकीमॉन मांगा के अंदर भी बहुत से मिस्ट्रीज है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सभी पॉकीमॉन की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाले हैं एंड इसके लिए मैंने हेल्प ली अपनी पुरानी वीडियोज़ की। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी मर्ज करके मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट बनाया है और यहाँ पे तुम लोगों को शायद से कभी कभी वॉइस ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यार पुराने वीडियोज़ की वहाँ पे क्वालिटी थोड़ी ना थोड़ी तो लो हो ही सकती है ना, तो तुम लोग भाई समझ सकते हो। तो बस यार वीडियो को एंजॉय करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाते रहूँगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं बोलूँ कि पॉकीमॉन वर्ल्ड में जो भी पॉकीबॉल्स है उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो पॉकीमॉन के वर्ल्ड के अंदर घोस्ट पॉकीमॉन की कहानी वर्क करती है। यानी इन सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब ये है कि पॉकीबॉल्स घोस्ट पॉकीमॉन के पावर्स की कहानी वर्क करते हैं। चलो यार, पहले सबसे सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं वीडियो को, यानी कि सबसे मॉडर्न पॉकीबॉल या फिर मैं बोलूँ सबसे लेटेस्ट पॉकीबॉल कौन सा है, तो वो है बीस्ट बॉल, जो एथा फाउंडेशन ने बनाया था अल्ट्रा बीस्ट को कैप्चर करने के लिए। एंड बीस्ट बॉल स्पेसिफिक अल्ट्रा बीस्ट को कैप्चर करने के लिए बनाया गया था। और दूसरे पॉकीमॉन्स में तुम उसका यूज़ करोगे तो नहीं भाई, वो नहीं चलने वाला है, उतना काम नहीं करेगा वो। अब हम लोग थोड़ा सा पास्ट में वापस आते हैं तो पॉकीमॉन की फोर्थ मूवी जिसमें हम लोगों ने सैमी को देखा, तो सैमी के पास एक अलग सा पॉकीबॉल था। तो वो पॉकीबॉल भी बहुत हद तक मॉडर्न पॉकीबॉल जैसे ही लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका काम करने का तरीका तो सेम था, लेकिन उसका डिज़ाइन डिफरेंट था। और भी हम लोग को हिंट मिलता है पॉकीबॉल के बारे में ड्रेडन के पास, यानी कि ड्रैगन टाइप जिम लीडर जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर था। तो ड्रेडन ऐसा बोलते हैं कि वो जब छोटे थे तब उनके वर्ल्ड में कोई पॉकीबॉल्स एग्जिस्ट नहीं करता था। हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि बहुत ही एंशिएंट पॉकीबॉल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ड्रेडन का ये वर्ड क्या मीनिंग बताता है? देखो, ड्रेडन ने ऐसा पॉकीमॉन के गेम्स में बोला था, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। तो जैसा कि सबको पता होगा कि पॉकीमॉन गेम्स एंड पॉकीमॉन एनिमे की वर्ल्ड अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए हम लोग पॉकीमॉन गेम एंड पॉकीमॉन एनिमे को उसकी टाइमलाइन को साथ में जोड़ नहीं सकते। अब चलो मेन चीज़ पे आते हैं कि पॉकीबॉल्स कैसे बना। तो सिंपल वे हम लोग जानते हैं कि जोटो में प्रोफेसर कर्ट ने हम लोग को बताया था कि एप्रिकॉन से पॉकीबॉल्स बनता था। एंड ऐसा हम लोग को पहले भी दिखाया गया है कि एप्रिकॉन बॉल से ही पॉकीबॉल्स को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी सोचो कि एप्रिकॉन्स के अंदर क्या पावर डाली जाती है कि वो पॉकीमॉन को मिनिमाइज करके अपने अंदर रख लेते हैं। तो मॉडर्न पॉकीबॉल सिर्फ कॉपरेशन एंड डेवल कॉपरेशन भी बनाती है, तो उनका क्रिएटिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डेवन को एंड सिल्फ को दोनों ही सेम काम ही करते हैं। जितने भी वर्ल्ड को जो भी चीज़ नीड होती है वो डेवन को एंड सिल्फ को ही बनाते हैं। मतलब ये दोनों अपने एक अलग ही ट्रेडमार्क सेट कर चुके हैं। लेकिन यार पॉकीबॉल्स क्रिएट करना भी इतना इजी प्रोसेस है नहीं। तो जो रेड कलर की लाइट हम लोग को फ्लैश होते दिखती है जब पॉकीबॉल्स के अंदर हम लोग किसी भी पॉकीमॉन को कैप्चर करते हैं, तो वो लाइट एक्चुअली पता है क्या है? वो स्पिरिट टूम है। स्पिरिट टूम की पावर्स को ही उस लाइट में यहाँ पे कन्वे किया गया है। तो देखो, पॉकीबॉल्स के अंदर जो पावर्स आती है वो इन्फिनिटी एनर्जी के बारे में आती है। इन्फिनिटी एनर्जी हम लोग को बहुत सारे गेम्स में बताया गया कि इन्फिनिटी एनर्जी क्या है। उसके ऊपर मैं शायद से एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूँ, देखते क्या होता है। तो इन्फिनिटी एनर्जी कहानी पॉकीबॉल्स के अंदर पॉकीमॉन कैच छुपाते हैं। अगर इन्फिनिटी एनर्जी नहीं होता तो पॉकीबॉल्स के अंदर भाई नहीं आ पाती पॉकीमॉन्स, बिकॉज जो वो लाइट निकलता है वही तो इन्फिनिटी एनर्जी है। वो कोई लेजर लाइट नहीं है जिस कारण से पॉकीमॉन मिनिमाइज हो जाते हैं, वो इन्फिनिटी एनर्जी है। लेकिन उस इन्फिनिटी एनर्जी का पता है वो आइडिया कैसे आया? वो स्पिरिट टूम से आया। बिकॉज स्पिरिट टूम के अंदर 108 घोस्ट होते हैं, 108 स्पिरिट्स होते हैं, मतलब आत्माएं होते हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो स्पिरिट टूम की जो पावर्स थी, उसकी जो एनर्जी थी, उसी से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे डेवन को एंड सिल्फ को ने पॉकीबॉल्स बनाना शुरू किया। एंड इसी वे में पॉकीबॉल्स यहाँ पे बना। बिकॉज जो वो लाइट आता है वो इन्फिनिटी एनर्जी है। एंड स्पिरिट टूम को भी ऐसा बोला जाता है कि उसके पास भी इन्फिनिटी एनर्जी है। यहाँ पे जो मेन तरीका है पॉकीमॉन्स को अंदर कैप्चर करने का वो स्पिरिट टूम से ही आया है। यानी हम लोग इन सिंपल वर्ड्स ये बोल सकते हैं कि एक घोस्ट पॉकीमॉन जो स्पिरिट टूम है उसके कारण से पॉकीबॉल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कि स्पिरिट टूम नहीं रहता तो पॉकीबॉल्स का एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अब जो थोड़ा पास्ट में जाते, यानी कि जब सर एरॉन का एरा चल रहा था, तो सर एरॉन के टाइम में यहाँ पे पॉकीमॉन्स को कैसे रखा जाता था, कैसे कैप्चर किया जाता था, तो वो भी मेथड बहुत ही सिंपल से है। ऐसे तुमने नोटिस किया होगा कि सर एरॉन के हाथ में एक स्टिक रहता था, वो कि नॉर्मल स्टिक नहीं था, वो थोड़ा सा अलग स्टिक था। तो उस स्टिक के हेल्प से ही सर एरॉन अपने लुकारियो
हीरो को कंट्रोल करते थे। अब वो सिर्फ ऑरा पावर्स के लिए है या फिर किसी और चीज़ के लिए भी, वो कंफर्मेशन किसी को भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत तो हिंट मिली है कि वो जो स्टिक है उसी कारण से यहाँ पे पॉकीमॉन्स को कंट्रोल किया जा सकता था। अब वैसा तुमने आरसीएस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ में भी देखा होगा कि उस मूवी के अंदर बहुत सारे स्पेशल आर्मर्स दिए जाते थे पॉकीमॉन्स को, और पॉकीमॉन्स उन्हीं के थ्रू कंट्रोल होते थे। तो उनके अंदर भी कोई स्पेशल पावर्स हो सकती है, कोई ये भी हो सकता है कि स्पिरिटूम की पावर्स हो सकती है उन आर्मर्स में। एंड क्या ठीक सर एरन का जो स्टिक है उसके अंदर भी कुछ एनर्जी होगी, कोई स्पिरिटूम की पावर्स होगी या फिर कोई इन्फिनिटी एनर्जी होगी। तो यहाँ पे भी बहुत सेंस बनाते हैं भाई ये चीज़। तो स्पिरिटूम तो बिल्कुल मेन पॉकीमॉन है पॉकीबॉल्स के लिए। और फिर से हम लोग आरसीएस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ की पॉकीमॉन मूवी की बात करें तो उसके अंदर जो आर्मर दिया जाता था पॉकीमॉन्स को, उसी के थ्रू पॉकीमॉन ट्रेनर्स उनको कंट्रोल करते थे। एंड तुमने एक और चीज नोटिस किया होगा, आरसीएस एंड ज्वेल ऑफ लाइफ के अंदर पॉकीमॉन्स को पॉकीमॉन्स नहीं कहा जाता था, मैजिकल क्रिएचर्स कहा जाता था। एंड पॉकीमॉन ट्रेनर्स को उनका कमांडर कहा जाता था। तो यहाँ पे मैजिकल क्रिएचर्स एंड स्पिरिट बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, सुपर नेचुरल पावर्स। तो भाई ये बहुत सेंस बनाती है यहाँ पे। और हम लोग का एनिमे के अंदर बहुत सारे एंशिएंट पॉकीबॉल्स भी दिखाए गए, मतलब बहुत सारे, मतलब सही में बहुत सारे। तो उनका अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन जो सर आयरन का एरा है वो सबसे पुराना एरा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पॉकीबॉल सबसे पहले सिर्फ पॉकीबॉल ही नहीं था, वो एक स्टिक के फॉर्म में था। एंड उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ एंड वो फिर से अपने पॉकीबॉल्स के फॉर्म में आ गया, सर्कल फॉर्म में, स्फीयर फॉर्म में आ गया। एंड जो सर आयरन के पास स्टिक था वही पॉकीमॉन को कंट्रोल करता था। एंड ऐसी सर आयरन के एरा में जितने भी ट्रेनर्स होंगे सबके पास ऐसा स्टिक तो पक्का होगा। तो हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ से इस थ्योरी के कंक्लूजन पे आ गए। और सबसे पुराना पॉकीबॉल यानी कि फर्स्ट पॉकीबॉल वो एक्चुअली में पॉकीबॉल के शेप में नहीं था, वो एक स्टिक था। हाँ ये थोड़ी सी वियर्ड लग रही है सुनने में, लेकिन हाँ यही सच है, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। और भाई एक और चीज सोचो कि पॉकीमॉन कंपनी ने टाइमलाइन को लेके इतना कुछ गड़बड़ किया है, मतलब ऐसा लगता है उनको कुछ घंटा फर्क पड़ता है कि टाइमलाइन में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रेड के बारे में आज हम लोग फिर से कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो रेड का घोस्ट, जी हाँ आपने सही सुना, रेड का घोस्ट क्या सही में एग्जिस्ट करता है? एंड क्या रेड सही में मर चुका है एंड उसे घोस्ट ही पूरे इसके टाइमलाइन में कंट्रोल कर रहा है? तो क्या ये सच है या फिर ये बस एक र्यूमर है, एक फैन फिक्शन है? तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड रेड आखिरकार बोलता क्यों नहीं है भाई, रेड कुछ तो बोल। तो हाँ इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। एंड रेड माउंट सिल्वर पे आखिर गया तो गया क्यों, तो उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक लास्ट थ्योरी हम लोग की रहेगी, क्या रेड एक्चुअली में जिवॉनी को रोकने में कामयाब हुआ था, जिवॉनी की टीम रॉकेट को रोकने में कामयाब हुआ था? तो हाँ इसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स मैन वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाली है, इसी वीडियो पे एंड तक बने रहना। सबसे पहले एक फैन फिक्शन स्लैश एक र्यूमर थ्योरी पे आते हैं, वो है घोस्ट ऑफ रेड। तो क्या एक्चुअली में रेड का घोस्ट हम लोग कभी शो हुआ है? तो देखो इस थ्योरी की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो ये थ्योरी के अंदर ऐसा बताया जाता है कि रेड जब माउंट सिल्वर पे चला जाता है एंड रेड वर्सेस गोल्ड की जो पूरी जो फाइट होती है, एंड इस एपिक फाइट के बाद रेड गायब हो जाता है, वहां से बिना कुछ बोले गायब हो जाता है। गायब होना मतलब क्या है? रेड अचानक से आखिरकार चला कहाँ गया? तो ये भी एक क्वेश्चन है। एंड रेड माउंट सिल्वर के इतने कोल्ड वेदर पे वहां पे इतने दिन सरवाइव कैसे कर गया? तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन दोनों थ्योरी से कारण यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेड असली में मर चुका है एंड उसे घोस्ट सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो क्या ये सच है? देन भाई ऑफ कोर्स नॉट, ये सच नहीं है। रेड का घोस्ट कभी भी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पे थ्योरीज तो है, लेकिन देखो जिन्होंने भी इस थ्योरी को बनाया उन्होंने टाइमलाइन में कभी आगे देखा ही, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर रेड वापस करता है, पॉकीमॉन वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर रेड आता है वापस। उसके बाद अल्ट्रासन मून के अंदर भी रेड का कैमियो होता है, रेड अल्ट्रासन मून के अंदर भी वापस आता है। तो हाँ ये एक और थ्योरी है जो पूरा घोस्ट ऑफ रेड थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो ऑफ कोर्स मैन ये एक र्यूमर थ्योरी है। तो देखो इस थ्योरी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सेरेबी का फॉरम होता है जहाँ पे तुम अपने थ्योरीज को सबमिट कर सकते हो। तो उस फॉरम के अंदर किसी ने इस थ्योरी को सबमिट किया था एंड उस पर पता है कितने अपवोट्स आए थे? 3 लाख अपवोट्स थे उस पर, यानी कि 3 लाख लोग सहमत थे कि ये थ्योरी सही है। लेकिन यहाँ सही में सोचो ये थ्योरी कैसे सही है, बिकॉज रेड अगर घोस्ट होता तो आगे के जनरेशन में आते ही नहीं एंड पॉकीमॉन का जो पूरा जो फ्रेंचाइज है वो तो बिखर जाता है ना। पॉकीमॉन कंपनी ऐसे करे ही क्यों? तो चलो एक और फेमस थ्योरी पे आता है कि रेड आखिरकार बोलता क्यों नहीं है।
तो इसका सॉल्यूशन हम लोगों को पॉकेमॉन मास्टर्स के अंदर मिल गया। पॉकेमॉन मास्टर अगर तुम लोगों को नहीं पता है वो स्पिन ऑफ गेम है पॉकेमॉन का। तो पॉकेमॉन मास्टर्स के अंदर जब रेड की बैक स्टोरी चल रही थी तो उस वक्त रेड ने कुछ ऐसा बोला है कि वर्ड्स आर अननेसेसरी। तो इसका कहना ये है कि वर्ड्स की जरूरत उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो देखो रेड अपने पॉकेमॉन को कैसे कांटेक्ट करता है, आई कांटेक्ट के थ्रू रेड अपने पॉकेमॉन से बात कर सकते हैं, उसी से वो पॉकेमॉन को अपने मूव करने बोल सकते हैं। एंड यही तो भाई रेड की स्पेशलिटी है। एंड देखो मुझे तो वही रेड पसंद है जो ज़्यादा बोलता नहीं है, बिकॉज यार वही पे उसकी एटीट्यूड शो होती है। एंड रेड भी तो बस इसलिए जहाँ जाता है बिकॉज यार उसकी एटीट्यूड, उससे कहानी रेड बहुत फेमस है। हम लोगों ने 2 थ्योरी बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लिया एंड तीसरी थ्योरी भी बहुत ही क्विक थ्योरी रहेगी। तो इस थ्योरी में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेड माउंट लेवल पे आखिर क्यों गया। तो यहाँ पे 2-3 यहाँ पे रीजंस है जिसके कारण ये हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि रेड मियो पकड़ने के लिए माउंट लेवल पे गया। एंड दूसरा रीज़न ये है कि रेड ने सभी कुछ छोड़ के खुद को आइसोलेट कर लिया माउंट लेवल पे, यानी कि ना किसी से बात ना कुछ, वो खुद बस अकेला रहना चाहता था माउंट लेवल पे। एंड रेड वहाँ पे अकेला रहने लगा। माउंट लेवल एक रीज़न हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बैक स्टोरी नहीं जानते हैं कि रेड आखिरकार फिर ब्लैक एंड व्हाइट के गेम्स में क्यों आया एंड उसके बाद रेड के साथ क्या हुआ कि वो फिर से अल्ट्रा साइन मून के अंदर आया। तो हाँ, ये बैक स्टोरी कोई भी नहीं जानता, कोई भी तुम्हें मांगा के अंदर भी बैक स्टोरी नहीं मिलेगी इसकी। बस यहाँ पे जो मेन स्टोरी है उसी के अंदर हम लोग फोकस कर सकते हैं कि माउंट लेवल छोड़ने के बाद रेड फिर ब्लैक एंड व्हाइट के टूर्नामेंट में आया, उसके बाद रेड का फिर कैमियो अल्ट्रा साइन मून के अंदर हुआ। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट थ्योरी पे, लेकिन ये सबसे लॉन्गेस्ट थ्योरी होने वाली है। तो क्या रेड जिवानी को रोक पाया था, और क्या जो जिवानी हम लोगों ने अल्ट्रा साइन मून में देखा था वो वही जिवानी था जिसको रेड ने अपने टाइमलाइन में हराया था? तो क्या ये सच था? तो देखो सबसे पहले हम लोग जिवानी का प्लान जानते हैं। जिवानी का आखिर प्लान क्या था, टीम रॉकेट का एक्चुअल में प्लान क्या था? सबसे पहले जिवानी का प्लान था कि म्यूटू को कैप्चर करना एंड म्यूटू जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेमॉन को अपने पास रखना ताकि वो पूरे वर्ल्ड को अपने काबू में रख सके। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि टीम रॉकेट ने म्यूटू को बनाया, टीम रॉकेट के साइंटिस्ट ने म्यूटू को बनाया। लेकिन जब म्यूटू उनके लैब से भाग गया था तो तभी से उनका यही मिशन था कि वो लोग म्यूटू को वापस कैप्चर करें। तुम लोगों ने सोचा होगा कि जनरेशन 1 में टीम रॉकेट को सिर्फ स्कोप क्यों चाहिए था, वो तो घोस्ट टाइप पॉकेमॉन्स को देखने के लिए है ना। तो आखिरकार टीम रॉकेट को ये सिर्फ स्कोप चाहिए क्यों? तो देखो ऐसा हो सकता है कि टीम रॉकेट एक पावरफुल घोस्ट टाइप पॉकेमॉन को पकड़ना चाहती है, बिकॉज घोस्ट टाइप इफेक्टिव है म्यूटू पे। लेकिन जब सिर्फ स्कोप टीम रॉकेट को नहीं मिलता है फिर वो लोग क्या करते हैं? फिर वो लोग अटैक करते हैं सिर्फ कॉर्पोरेशन पे, क्योंकि उन लोगों को मास्टर बॉल चाहिए था एंड मास्टर बॉल से वो लोग आसानी से म्यूटू को फिर कैच कर सकते हैं। एंड वहाँ पे मास्टर बॉल भी नहीं मिले उन लोगों को। उसके बाद जब रेड ने रेडियंट जिम के अंदर जिवानी को हरा दिया, फिर जिवानी यानी कि टीम रॉकेट के बॉस ने खुद ऐसे कहा कि अब वो एक सिंपल सा ट्रेनर बन के रहेगा। लेकिन क्या ये उसने सच कहा था? तो बिल्कुल नहीं, जिवानी ने ये भी झूठ बोला था, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर के सेलेवी वाले कैमियो के अंदर ऐसा हम लोग को दिखाया गया था कि जिवानी जब वहाँ पे था तो उसने बोला था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, वो अपने टीम रॉकेट को फिर से रिवाइव करने वाला है एंड इस बार वो अपने टीम रॉकेट को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाएगा। तो असलियत में जिवानी क्या कर रहा था? तो यही वो वक्त था जब जिवानी दूसरे रीजन में जाके दूसरी इवल टीम के मेंबर्स से यहाँ पे मिलता था एंड उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता था। इसीलिए तो हम लोगों ने जिवानी को यूनोवा के अंदर भी देखा था। लेकिन फिर जब जिवानी ने अलोला के अंदर अल्ट्रा वॉर्म होल्स के पावर्स के बारे में जाना कि वो टाइम एंड स्पेस को बेंड कर सकते हैं, या फिर मैं सिंपल फोर्स में बोलूँ तो अल्ट्रा वॉर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, तो इसकी हेल्प से जिवानी ने दूसरी इवल टीम्स के लीडर्स को भी बुलाया एंड टीम रॉकेट को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन इस बार ये सिंपल टीम रॉकेट नहीं थी, ये थी टीम रेनबो रॉकेट एंड इसमें सभी इवल टीम के लीडर्स भी शामिल थे। एंड जो जिवानी का टारगेट था म्यूटू, उसको भी जिवानी ने बहुत आराम से अब कैच कर पाया, बिकॉज उसके पास तो अल्ट्रा वॉर्म होल है ना, वो तो कुछ भी कैच कर ही सकता है। तो देखो ये तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही गया जिवानी के लिए, और अल्ट्रा वॉर्म होल ही रीजन था इसके कारण से हम लोगों ने अल्ट्रा साइन मून के अंदर जिवानी के पास म्यूटू देखा। तो याद करो कॉलरस ने एक मशीन बनाया था जिसके थ्रू वो सभी इंसान और पॉकीमॉन्स को अपने डायमेंशन के अंदर वापस भेज सकते हैं। एंड ऐसा ही हुआ, सभी इवल टीम्स के लीडर्स वापस अपने डायमेंशन में चले गए, म्यूटू भी अपने डायमेंशन में चला गया। लेकिन जिवानी पे इस मशीन ने कोई भी असर नहीं किया एंड जिवानी इसी टाइमलाइन में रह गया, क्योंकि जिवानी इसी टाइमलाइन का था, इसे जिवानी इसी वक्त में रह गया, बिकॉज जिवानी ने तो टाइम ट्रैवल किया ही नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि रेड ने डिफीट तो किया था जिवानी को, लेकिन रेड एक्चुअली में जिवानी को भी रोक नहीं पाया। इससे रेड एंड ब्लू अलोला पहुंचे ताकि वो जिवानी को पीछे कर सके और उसका मिशन पूरा नहीं होने दे सके। टाइम ट्रैवलिंग एक ऐसा फेनोमेन है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करती है। इवन ऐसा कोई नहीं होगा जिसको टाइम ट्रैवलिंग पसंद नहीं होगी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको टाइम ट्रैवलिंग का नाम सुन के एक्साइटमेंट फील नहीं होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
लेकिन पॉकीमोन वर्ल्ड में भी जैसे कि हम जानते हैं टाइम ट्रैवलिंग एग्जिस्ट करते हैं। तो आज हम लोग पॉकीमोन वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री जानने वाले और पॉकीमोन वर्ल्ड में जो टाइम ट्रैवलिंग का पूरा फेनोमेना है हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइमलाइन में सबसे आगे जाने से पहले हम लोग को जाना होगा 3000 साल पहले, यानी कि यही वो वक्त था जहाँ पे कैलोस में वॉर स्टार्ट हुई थी। कैलोस का ग्रेट वॉर जिसको कहा जाता है। एजी नाम का वहाँ पे एक किंग रहता था, तो उसी वक्त उसका फ्लॉइड वहाँ पे मर चुका था। अपने फ्लॉइड को वापस लाने के लिए उसने बना दिया अल्टीमेट वेपन। तो हाँ, अल्टीमेट वेपन डिस्ट्रक्शन फैला सकता था, उस वॉर को रोक तक सकता था। मतलब उस वेपन के अंदर बहुत सारी पावर्स थी। अल्टीमेट नाम सुन के एक अलग सी फील आती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा लेवल, कुछ अलग ही लेवल का वो वेपन। लेकिन उस अल्टीमेट वेपन के कारण काफी सारे पॉकीमोन वर्ल्ड के पॉकीमोन और ह्यूमंस को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। यहाँ तक की हिस्ट्री तो बहुत ही सिंपल थी, लेकिन वो अल्टीमेट वेपन आखिरकार था क्या, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो एक्शन वाई गेम के रूट 10 के कैरेक्टर हमें बोलते हैं कि तो रूट 10 के अंदर आते हैं अपने एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए। और जहाँ तक कि रूट 10 वही जगह है जहाँ पे एजी का अल्टीमेट वेपन लॉन्च हुआ था। तो फिर ये क्लू है कि अल्टीमेट वेपन के अंदर साइकिक पावर्स थी। वो जो कैरेक्टर अपने आप को रिचार्ज करने आ रहा था वो अपने साइकिक पावर्स को रिचार्ज करने आ रहा था और वो साइकिक टाइप का ट्रेनर था। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही बड़ा क्लू मिलता है कि उस अल्टीमेट वेपन के अंदर साइकिक पावर्स थी। अब चलते हैं हॉर्न में, वो भी कैलोस वॉर के 3000 साल बाद। ओमेगा रूबी एंड अल्फा सफायर में मिस्टर स्टोन साफ साफ कहते हैं कि उनकी कंपनी यानी कि डेवन कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश कंपनी बन चुकी है, क्योंकि उसका मेन कारण था कि उन्होंने इन्फिनिटी एनर्जी का यूज किया था। इन्फिनिटी एनर्जी वही वो चीज है जो अल्टीमेट वेपन से निकली थी, तो इसी एनर्जी इन्होंने नाम दिया था इन्फिनिटी एनर्जी। तो अब ये एनर्जी जो अल्टीमेट वेपन से प्रोड्यूस हुई है, तो इन्फिनिटी एनर्जी वो लोग अपने पॉकीबॉल्स पाने के लिए भी यूज करते थे। और जिन जिन पॉकीबॉल्स की कैच रेट ज्यादा है, इसका मतलब ये यहाँ पे साफ साफ हम लोग बताया गया है कि इन्फिनिटी एनर्जी के पार्टिकल्स उसमें ज्यादा है, इसी कारण से उसके कैच रेट ज्यादा है। जिन जिन पॉकीबॉल्स की कैच रेट कम है, इसका मतलब उनके अंदर इन्फिनिटी एनर्जी के पार्टिकल्स कम है। यहाँ से हम लोग को एक और बात पता चलती है कि इन्फिनिटी एनर्जी में पार्टिकल्स जो थे वो काफी ज्यादा थे। अगर हम लोग काउंट करने बैठे कि वो लोग कितने पार्टिकल्स थे, तो हमारे दिमाग से बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, डेल्टा एपिसोड में हमें पता चलता है कि डेवन कॉर्पोरेशन ने लिंक केबल बना रखा है। लिंक केबल एक तरीके का रैप होल की तरह है जो हम लोगों को सिर्फ कॉर्पोरेशन में भी दिखाया गया था। एंड अब क्योंकि रैप पैनल भी इन्फिनिटी एनर्जी से ही बना है, तो इसका मतलब ये है कि डेवन कॉर्पोरेशन एंड सिल्फ कॉर्पोरेशन दोनों के पास इन्फिनिटी एनर्जी का कोई ना कोई सोर्स तो पक्का होगा। तो इसी कारण से उन लोगों ने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए अपनी इन्फिनिटी एनर्जी से। लेकिन एक और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इन्फिनिटी एनर्जी को बहुत ही कम कैरेक्टर से जानते थे, उनको नॉर्मल पीपल से छुपा के रखा जाता था। पर ऐसा क्यों, ये किसी को भी नहीं पता है। अब जबकि हम लोग को पता है कि पॉकीबॉल्स इन्फिनिटी एनर्जी से ही बनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली पॉकीमोन स्टोरेज सिस्टम भी इन्फिनिटी एनर्जी से ही बनी होगी। वेल, हम सभी को पता है कि बिल ने ही पॉकीमोन स्टोरेज सिस्टम को बनाया है, लेकिन बिल ने इसके साथ साथ टाइम कैप्सूल को भी बना रखा है जो जनरेशन 2 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टाइम कैप्सूल बेसिकली ये काम करता है कि उसके हेल्प से हम लोग जनरेशन 1 के कुछ पॉकीमोन्स को जनरेशन 2 में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसा हम लोग को गेम के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जनरेशन 1 की टाइमलाइन और जनरेशन 2 की टाइमलाइन में 3 साल का गैप है। जनरेशन 2 में बिल खुद बोलता है कि टाइम कैप्सूल पे जस्ट काम अभी फिनिश हुआ है, अब तुम इसको पास्ट के पॉकीमोन्स को ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है कि टाइमलाइन के दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए इन्फिनिटी एनर्जी चाहिए। तो ये बात साफ कंफर्म है कि टाइम कैप्सूल में भी इन्फिनिटी एनर्जी का यूज हुआ है, यानी कि वही पावर्स का यूज हुआ है जो एजी के अल्टीमेट वेपन के अंदर था। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अल्टीमेट वेपन यानी कि इन्फिनिटी एनर्जी के अंदर साइकिक पावर्स है। बेसिकली अब हम लोग कुछ पॉकीमोन्स के बारे में बात करेंगे जो इन्फिनिटी एनर्जी से कनेक्शन रखते हैं। तो डायल्गा एंड सेलेबी, इन दोनों के पास टाइम ट्रैवलिंग की कैपेबिलिटी है, तो ये दोनों भी कहीं ना कहीं तो कनेक्शन रखते हैं इन्फिनिटी एनर्जी से। अलोला के लेजेंडरीज एंड अल्ट्रा बीस्ट वर्म होल्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। वर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं तो इन पॉकीमोन्स का भी इन्फिनिटी एनर्जी से कोई ना कोई मतलब पक्का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ बात की पॉकीमोन्स के बारे में जो इन्फिनिटी एनर्जी एंड टाइम ट्रैवलिंग से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखते हैं। वेल, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे साइकिक टाइप के पॉकीमोन्स है जो लेजेंडरी और मिथिकल पॉकीमोन है, तो क्या यहाँ पे कुछ इन्फिनिटी एनर्जी के कुछ लोचा है? नहीं। या फिर कुछ कनेक्शन हो ही सकता है, ये बस हमें पॉकीमोन कंपनी कंफर्म करा सकती है। टाइम ट्रैवलिंग का एक और बहुत ही बड़ा प्रूफ है रेनबो रॉकेट।
रेनबो रॉकेट एक ऐसी टीम है जिसमें जनरेशन 1 से जनरेशन 7 तक के सभी इवल टीम के लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं, जो हम लोग को अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन ये हो कैसे सकता है? एंड जबकि अल्ट्रा सन एंड मून की टाइमलाइन जनरेशन 3 से 7 साल बाद की है, आर्ची और रिची का तो रहने का बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं। घर पर है, अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। इधर से शुरू होता है टाइम ट्रैवलिंग का चक्कर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इतने इवल टीम के लीडर्स में से जिवॉनी ही रेनबो रॉकेट का लीडर क्यों बना। तो इसका एक रीजन हो सकता है जिवॉनी टाइम ट्रैवल करके सबसे पहले अरोला के अंदर आया होगा एंड उसने ही सभी इवल टीम्स के लीडर्स को अरोला में टाइम ट्रैवल करके लाया होगा, वो भी वर्म होल के थ्रू। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्म होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, जस्ट लाइक जो रियल लाइफ में ब्लैक होल है उसके थ्रू। वो बात साइड रखते हैं क्योंकि रियल लाइफ में अभी तक ये थ्योरी में ही है, प्रैक्टिकल हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन है कि जिवॉनी ने टाइम ट्रैवल कैसे किया। तो इसका आंसर ये है कि इन्फिनिटी एनर्जी यूज करके ही उसने टाइम ट्रैवल किया है। उसको इन्फिनिटी एनर्जी का पार्टिकल्स पक्का मिला होगा, वो भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि उसको सिर्फ कॉर्पोरेशन में ही मिला होगा ये सभी पार्टिकल्स। बिकॉज वहाँ पे ऐसे कि गेम की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग चले, फायर रेड की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग या फिर रेड ब्लू एंड ग्रीन की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग, तो वो सिर्फ कॉर्पोरेशन में हमला करता है। तो ये बात समझ सकते हो। तो हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है उन सभी को अब एक साथ लाते हैं और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में आते हैं। तो सबसे पहले अल्टीमेट वेपन यानी कि इन्फिनिटी एनर्जी का आगाज़ होता है, एजी ने यूज़ किया और जैसे कि हम लोगों ने कंफर्म किया कि उसके अंदर साइकिक पावर्स है एंड उसको इन्फिनिटी एनर्जी का नाम दिया गया। फिर उसके बाद उसको पॉकीबॉल पे यूज़ किया गया, रैप होल्स पे यूज़ किया गया, टाइम कैप्सूल में यूज़ किया गया और वर्म होल भी उसका यूज़ करने लगा। तो जिवॉनी ने वर्म होल का यूज किया और वो टाइम ट्रैवल करने में कामयाब हुआ। जिवॉनी को इन्फिनिटी एनर्जी के पार्टिकल्स मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ कॉर्पोरेशन में ही मिले होंगे। तो जिवॉनी ने वहां से फिर इवल टीम के लीडर्स को गैदर किया दूसरे टाइमलाइन से और एक ही टाइमलाइन में आके ये सब एडजस्ट हो गए। यहाँ पे पूरा मामला अभी तक तो जनरेशन 7 तक तो खत्म होता है। जनरेशन 8 का अब एक अलग ही कहानी शुरू होकर वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना होगा। तो बेसिकली इस थ्योरी से हम लोग को टाइम ट्रैवलिंग, टाइमलाइन और बहुत कुछ पता चलता है। यानी कि बेसिकली इन सिंपल वर्ड में ये बोलूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग को पॉकीमन वर्ल्ड में बहुत कुछ पता चलता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रेड के बारे में, या फिर मैं बोलूँ लेजेंडरी ट्रेनर रेड के बारे में। बिकॉज रेड को एक अच्छा स्लॉट देना बहुत जरूरी है। बिकॉज रेड के बिना पॉकीमन फ्रेंचाइज बिल्कुल अधूरी सी है। जैसे कि ऐश एक कोर पार्ट है पॉकीमन फ्रेंचाइज का, वैसे रेड भी है। बिना रेड की पॉकीमन फ्रेंचाइज यार बहुत ही फीकी पड़ती है। बिकॉज रेड भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल हर्ट एंड शोल है पूरे पॉकीमन फ्रेंचाइज का। बिकॉज बिना रेड का यार पॉकीमन फ्रेंचाइज नहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो रेड के ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी ऐसे थ्योरीज है जो रेड के पूरे लाइफ स्पैन को डिस्कस करती है। वो हम लोग किसी और वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले रेड के फादर कौन है। वेल एक थोड़ा सा आउट ऑफ नो वे वाला क्वेश्चन है। बिकॉज हम लोग हमेशा ऐश के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ऐश के फादर कौन है, इसका बहुत सारी थ्योरीज है। लेकिन आज हम लोग रेड के बारे में बात करना है। क्या रेड के फादर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं पॉकीमन के गेम्स के अंदर या फिर पॉकीमन के साइड सीरीज के अंदर? तो हाँ, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या यार रेड के फादर इंटायर टाइम वहीं पे थे एंड अपने बेटे यानी कि रेड को एज अ ट्रेनर ग्रो होते हुए देख रहे थे? तो क्या ये बात सच है? तो देखो एक ट्रेनर क्या सपना रहता है कि वो चैंपियन बने एंड इस सपने में रेड भी निकला था। क्या छुप छुप के रेड के फादर ने रेड की हेल्प करी थी उसको चैंपियन बनाने में? तो देखो इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखो बिकॉज इस पॉइंट को हम लोग बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ कॉमन थ्योरीज पे आते हैं। जस्ट लाइक एक कॉमन थ्योरी है कि रेड के फादर एक वॉर के अंदर मर गए थे एंड यहाँ पे पॉकीमन वॉर के अंदर बहुत सारे ऐसे हम लोग क्लूज मिले हैं। जस्ट लाइक लेफ्टिनेंट सर्जी ले लो, उन्होंने भी खुद कहा था कि पॉकीमन वॉर हुआ था, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। लेकिन किन दो रीजन्स के बीच हुआ था पॉकीमन वॉर ये अभी तक 100% श्योर नहीं है। लेकिन अगर तुम थ्योरीज निकालो देन ऑफकोर्स यार ये तुम्हें मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक यहाँ पे कैलोस तो कंफर्म है और दूसरा रीजन कौन हो सकता है? क्या वो गैलार है या फिर कैंटो है? यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन छोड़ो, ये हम लोग टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अभी कुछ कैरेक्टर्स है जिन पे शक जाता है कि रेड के फादर वो हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो जिवॉनी के। एंड पॉकीमन जनरेशन के अंदर सिल्वर नाम का ट्रेनर ये क्लेम करता है कि जिवॉनी उसका डैड है। तो हाँ, ये तो कंफर्म है कि सिल्वर के डैड है जिवॉनी। तो इसका मतलब रेड के डैड नहीं हो सकते हैं जिवॉनी। तो हाँ, ये तो श्योर है। एंड मैं एक और बात कंफर्म कर दूँ कि पॉकीमन जनरेशन की टाइमलाइन एंड पॉकीमन ओरिजिन्स की टाइमलाइन ये सेम है। इसको तुम लोग बल्बापीडिया पे चेक कर सकते हो, कहीं भी चेक कर सकते हो, ये दोनों की टाइमलाइन सेम है। इससे ये तो हम लोग कंफर्म्ड है कि जिवॉनी फादर नहीं हो सकते रेड के बिकॉज वो सिल्वर के फादर है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन आता है
कि सिल्वर के फादर तो है, लेकिन सिल्वर की फिर मदर कौन है। हाँ, ये थोड़ा सा एक वियर्ड थ्योरी है। अब देखो आउट ऑफ नोवेयर एक और थॉट आता है कि सिल्वर और रेड दोनों भाई हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। यार देखो थ्योरी को थोड़ा सा ज्वाइंट करो, उसके लिंक्स मिलाओ, फिर ऑफकोर्स ये एक थ्योरी बन रहा है। चलो अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर्स पे आते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रोफेसर ओक पे। तो नो नेवर, प्रोफेसर ओक हो ही नहीं सकते भाई। एज डिफरेंस देखो, एज डिफरेंस भी बहुत बड़ी होती है। प्रोफेसर ओक नहीं हो सकते भाई, कैसे होंगे? एज डिफरेंस देखो। एंड उनके ग्रैंडसन यानी कि जो ब्लू होता है गेम्स के अंदर वो उनके ग्रैंडसन है। एंड रेड और ब्लू वो दोनों राइवल्स है, सेम एज के। तो भाई हो ही नहीं सकता, ये सोचो ही मत। तो देखो थ्योरीज के हिसाब से जिवानी वो कैरेक्टर लग रहा है जो रेड के फादर हो सकते हैं। लेकिन मैं एक और कैरेक्टर को डिस्कस करना चाहूँगा। वो कैरेक्टर है जो जिम के बाहर हमेशा खड़ा रहता है एंड तुम्हें जिम लीडर की वीकनेसेस बताता है एंड वो किस टाइप से स्ट्रांग है वगैरह वगैरह ये सब बताता है। तो क्या वो हो सकता है? तो देखो रेड के फादर भी एक चैंपियन बनने के ड्रीम से अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे, तो उनको भी पोकेमॉन की नॉलेज तो पक्का होगी होगी, ये तो कंफर्म है। बिकॉज तुम चैंपियन बनने के ड्रीम से जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज तो होगी और तुम पोकेमॉन के बारे में तो पक्का जानती हो कुछ ना कुछ। तो क्या यही आदमी जो जिम के बाहर खड़ा रहता है वही रेड के फादर है? तो सोचो वो तुम्हारा पीछा क्यों करेगा एंड तुम्हारे पीछे पीछे क्यों जाएगा एडवाइस देने के लिए? और अगर हम लोग ऑफिशियली देखें तो रेड के फादर के बारे में कहीं पे भी हम लोग कोई भी डिटेल्स नहीं दी गई है। तो हम लोग एक छोटा सा हिंट दिया गया सैडन सिटी के स्पोर्ट्स कॉर्नर के अंदर। तो वहाँ पे रेड ने बोला है कि डैड विल लाइक दिस। उसने एक कंसोल को इंडिकेट करके ऐसे बोला है। इसका मतलब ये है कि रेड के फादर अभी भी जिंदा है। इट मीन्स कि पोकेमॉन वॉल वाली जो थ्योरी थी वो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि रेड के फादर अभी भी जिंदा है। तो देखो जिम के बाहर जो आदमी खड़ा रहता है वो थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा? वो कैरेक्टर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चांसेस बनते हैं वो जिवानी के हैं। जिवानी एंड रेड की मदर दोनों का डाइवोर्स हो गया हो एंड सिल्वर को जिवानी रख लिया एंड रेड को रेड की मदर ने रख लिया। तो ऐसा एक थ्योरी मैंने बनाया, तो ऐसा हो सकता है बिकॉज इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एंड ये थ्योरी बहुत हद तक सच भी लग रही है बिकॉज रेड एंड सिल्वर अ काइंड ऑफ लगभग सेम एज के हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये थ्योरी सच मान सकते हैं। रेड एंड सिल्वर दोनों ट्विन ब्रदर्स है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो तुम लोग क्या लगता है कि रेड के फादर क्या सही में जिवानी है या फिर कोई और कैरेक्टर हो सकता है? वो मुझे पोकेमॉन एनिमे एंड गेम्स के अंदर बहुत सारी मिस्ट्रीज है, लेकिन उन्हीं बहुत सारी मिस्ट्रीज में से हम लोग कुछ मिस्ट्रीज को पिक आउट करने वाले हैं पूरे फ्रेंचाइज के अंदर में से एंड उन्हीं को इस वीडियो के अंदर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आज हम लोग मेगा इवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ी सी बैक स्टोरी जानने वाली है एंड अ काइंड ऑफ मिस्टीरियस थिंग जो भी फैक्ट्स रिलेटेड है मेगा इवोल्यूशन से हम लोग वो जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एंड पॉकीबॉल से भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है, कंसेप्शंस है एंड मिस्ट्रीज है जो इस वीडियो को हम लोग जानेंगे। जस्ट लाइक पुराने समय में पॉकीमॉन्स को कैसे पकड़ा जाता था जब एक्चुअल में पॉकीबॉल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे एंड आरसीएस की एक मिस्टीरियस टाइप है। तो वो टाइप क्या है उसके बारे में भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसे वीडियो पे एंड तक बने रहना। चलो सबसे पहले कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में बात करते हैं। जस्ट लाइक पॉकीबॉल्स हमेशा से पॉकीमॉन फ्रेंचाइज के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रहा है एंड इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, बहुत मॉडिफिकेशन हुई है यार मॉडर्न टाइम में पॉकीबॉल्स के अंदर एनिमे के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर अगर हम लोग पुराने समय में जाए पॉकीबॉल्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं थी, तो पुराने समय में पॉकीबॉल्स को कैसे यूज़ किया जाता था। देन एप्रिकॉन बॉल्स, ये हम लोग सभी जानते हैं एंड एप्रिकॉन बॉल ही एक्चुअली में एज ए पॉकीबॉल काम करती थी। एप्रिकॉन बॉल को डेवलप करके पॉकीबॉल्स पे कन्वर्ट किया जाता है। ऐसा हम लोगों ने कर्ट के पास देखा, प्रोफेसर कर्ट ऐसे करते हैं। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था, क्या एप्रिकॉन बॉल्स को डायरेक्टली यूज़ किया जाता था पॉकीमॉन्स पे? तो हाँ, पॉकीमॉन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ऐसे कहा गया था कि एंशिएंट टाइम में तब एप्रिकॉन बॉल्स को ही एज ए पॉकीबॉल यूज़ किया जाता था। तो यही एक सिंपल से फंडामेंटल आंसर था इसका। चलो पॉकीबॉल्स के बाद आते हैं जिम बैचेस पे। लेकिन क्या जिम बैचेस भी पॉकीबॉल्स की तरह इतनी मिस्टीरियस है? देन ऑफ कोर्स नॉट ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जिम बैचेस भी मिस्टीरियस है। एंड कैसे? तो हम लोगों ने फर्स्ट सीजन के अंदर ही गैरी के पास 10 जिम बैचेस देखा था, जिसमें से 4 जिम बैचेस हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते थे, लेकिन बाकी 6 जिम बैचेस थे उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे कि वो जिम बैचेस कौन से टाउन के थे एंड कौन से यहाँ पे जिम बैटल्स से गैरी ने ऑब्टेन किए। तो देखो लीग को क्वालिफाई करने के लिए 8 जिम बैचेस चाहिए, लेकिन तुम कितना जिम बैचेस जीतो ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास अगर टाइम है तुम जीत सकते हो जिम बैचेस। 8 तो मिनिमम नंबर ऑफ जिम बैचेस है जितना तुम ऑब्टेन करके क्वालिफाई हो सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो कि तुम्हें और जिम लड़ना है और तुम और मैचेस लड़ना चाहते हो और तुम बैचेस जीतना चाहते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि गैरी ने ऐसा करके दिखाया है एंड ऐसा हर रीजन के अंदर होना चाहिए एंड इवन होगा भी। लेकिन यहाँ पे एनिमे के अंदर हम लोग को उतना कुछ शो नहीं किया गया है। चलो अब एनिमे से थोड़ा निकल के हम लोग गेम्स के अंदर आते हैं। तो गेम्स के अंदर एचएम बहुत ही हेटेड थिंग है। यानी यार एचएम किसको पसंद है?
एचएम किसी को भी पसंद नहीं है, एचएम बहुत ही वियर्ड लगता है। वेल थोड़ा से मिशंस उसमें होते हैं तो मिशन क्लियर करने में मजा आता है, लेकिन फिर भी एचएम को यूज करना तुम्हें एक स्लेव पॉकीमॉन चाहिए। मैं यूजुअल पॉकीमॉन बहुत टाइम ऐसा होता है कि एचएम नहीं सीख सकते, तो हम लोग को एक एचएम स्लेव चाहिए उसके लिए। लेकिन देखो एचएम से भी एक मिस्टीरियस फैक्ट है कि एक मिस्टीरियस एचएम था जिसका नाम यहाँ पे HMO3 था, लेकिन HMO3 अलग से हम लोग के पास HM है, वो हम लोग सभी को पता है। लेकिन जो HMO3 था वो रियलिटी वाला HM3 है, यानी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं है। HM3 एक अलग HM है, जिसके कारण से ऐसे कहा जाता था कि ग्राउंड रोज अप होता था कहीं पे। एक कहाँ पे यार, ग्राउंड रोज अप होके करेगा भी क्या? और चलो मान लो जमीन उठ गई कहीं पे, तो उस HM का यूज क्या वो अर्थक्वेक जैसे काम करता है या फिर मैग्नीट्यूड जैसे काम करता है? तो यही दो मूव्स ऐसे कुछ कर सकती है। तो मैग्नीट्यूड और अर्थक्वेक के थोड़ा सा मिक्सचर था ये HM, लेकिन ये HM को कभी भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। तो जब हम लोग गेम्स के अंदर बात कर ही रहे, तो एक्स एंड वाई के अंदर मेगा इवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था जो फैन फेवरेट बन चुका है, एंड इवन अभी तक वो फैन फेवरेट बना हुआ है। अपना जो ग्रेस है मेगा इवोल्यूशन अभी तक नहीं खोया है, एंड उसकी पॉपुलैरिटी भाई साहब अभी भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है मेगा इवोल्यूशंस की। तो किसी ने सोचा कि मेगा स्टोन्स आखिरकार आए कैसे? तो नॉर्मल जो इवोल्यूशनरी स्टोन्स है वही कन्वर्ट होकर मेगा स्टोन में। कैलोस वॉर सभी को पता है, तो उसके कहानी कैलोस वॉर में जो अल्टीमेट वेपन रोज अप हुई थी उसके पावर की कहानी, जितने भी स्टोन्स थे, जितने भी इवोल्यूशनरी स्टोन्स थे वो मेगा स्टोन्स में कन्वर्ट हो गए, एंड यही से मेगा इवोल्यूशन की यहाँ पे शुरुआत हुई। लेकिन एक और यहाँ पे थ्योरी है जो इस थ्योरी को थोड़ा मैसअप कर देगी कि इवोल्यूशनरी स्टोन से ही मेगा स्टोन्स कन्वर्ट हुए हैं। तो जैसे कि म्यूटू एंड चाइजार्ड, इन दोनों के पास दो मेगा इवोल्यूशन है, लेकिन कैसे? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा वियर्ड कॉन्सेप्शन है। चाहे तो ये लोग फैन फेवरेट पॉकीमॉन, इसलिए पॉकीमॉन कंपनी ने यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करवाया है, या फिर एक और चीज हो सकता है कि इन दोनों के पास ही जेनेटिक में कुछ ऐसा चेंजेस आया हो इसके कारण से ये लोग दो मेगा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इवोल्यूशनरी स्टोन से मेगा स्टोन्स बने हैं, तो मेगा स्टोन्स इन एक ही पॉकीमॉन के लिए दो कैसे हो सकते हैं? तो ये जो सिर्फ छोटी सी थ्योरी है, ये पूरी जो थ्योरी है मेगा इवोल्यूशन स्टोन्स की, वो सभी को मैसअप कर देती है। तो यही थ्योरी थोड़ा सा भी मिस्टीरियस बन के रह चुकी है, क्योंकि ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है एंड इस मिस्ट्री को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। लेकिन क्या ठीक आगे हम लोगों को कुछ पता चले मेगा स्टोन्स के बारे में और डिटेल में, जो पॉकीमॉन जर्नीज के अंदर भाई हो सकते हैं। जो पॉकीमॉन जर्नीज कुछ भी कर रही है अभी, यानी बहुत सही चल रहा है पॉकीमॉन जर्नीज, तो उसके अंदर अभी कुछ भी हो सकता है। चलो अब गेम्स के अंदर और भी डीप जाते हैं। तो मिस्टीरियस मूव कर्स को मिस्टीरियस मूव बोला जाता है। वेल ऐसा क्यों? तो जनरेशन 5 तक कर्स की जो टाइपिंग थी वो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क टाइपिंग थी। यस यू हर्ड इट राइट, वो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क टाइपिंग थी, यानी उससे कोई टाइपिंग डिफाइंड नहीं थी जनरेशन 5 तक। तो देखो जनरेशन 4 के अंदर आरसीएस इंट्रोड्यूस हुआ, तो आरसीएस का भी एक मिस्टीरियस टाइप था जो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क था। तो वो ट्रिपल क्वेश्चन मार्क टाइपिंग क्या है? तो बहुत लोग ऐसे भी कहते थे कि कर्स मूव जो है ना वो आरसीएस का सिग्नेचर मूव हो सकता है। एंड जब कर्स मूव जनरेशन 5 के अंदर घोस्ट टाइप के बन गया, तो आरसीएस की जो मिस्टीरियस टाइपिंग है ट्रिपल क्वेश्चन मार्क टाइपिंग, तो वो टाइपिंग क्या हो सकता था सभी लोग सोचने लगे। तो फिर से क्या दो घोस्ट टाइप के आरसीएस? लेकिन नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना, जो आरसीएस के पास आरसीएस के प्लेट्स है, तो प्लेट के थ्रू वो किसी भी टाइपिंग में चेंज हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रिपल क्वेश्चन मार्क टाइपिंग क्या है एंड क्या इसका रिलेशन कर्स से था, ये किसी को भी नहीं पता। ये भी एक मिस्ट्री की तरह पॉकीमॉन फ्रेंचाइज के अंदर रह चुकी है। जो कर्स की भी जो टाइपिंग थी वो जनरेशन 5 से पहले ट्रिपल क्वेश्चन मार्क थी, लेकिन जनरेशन 5 के बाद से उसकी टाइपिंग घोस्ट हो गई। लेकिन फिर आरसीएस की ट्रिपल क्वेश्चन मार्क टाइपिंग ये असलियत में है क्या? तो ये भी एक पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर मिस्ट्री है। तो अब देखो शाइनी पॉकीमॉन्स रेयर होते हैं, लेकिन क्या फर्स्ट शाइनी पॉकीमॉन जो पॉकीमॉन गेम्स एंड एनिमे के अंदर दिखाया गया था वो था रेड gyarados। वेल पिंक बटरफ्लाई को इंक्लूड प्लीज मत करना बिकॉज वो शाइनी नहीं था, एक बार चेक कर लो। तो देखो रेड gyarados उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं बिकॉज वो शाइनी पॉकीमॉन है। ये क्या एक्चुअली में वो भी एक शाइनी पॉकीमॉन था? बिकॉज जो एनिमे के अकॉर्डिंग दिखाया गया था एंड गेम्स के अकॉर्डिंग वही डेटा माइन था कि जो नॉर्मल मैजिकार्प था उस पर एक्सपेरिमेंट करी थी टीम रॉकेट एंड फिर जाके वो रेड gyarados में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये शाइनी पॉकीमॉन एक एक्सपेरिमेंट है या फिर नेचुरली शाइनी पॉकीमॉन भी ऑकर होते हैं? तो यही एक क्वेश्चन है। लेकिन ये रेड gyarados असलियत में शाइनी पॉकीमॉन हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज जो फर्स्ट रेड gyarados दिखाया गया था तो उसको देखो क्या हुआ था। टीम रॉकेट एक्सपेरिमेंट करी थी एक नॉर्मल मैजिकार्प पे और वो जब इवॉल्व हुआ तो वो रेड gyarados में कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ से एक थोड़ी सी मिस्टीरियस बातें आई उस रेड gyarados के लिए बिकॉज वो शाइनी gyarados था, लेकिन उसको हम लोग फिर भी शाइनी कंसीडर नहीं कर सकते थे। तो यही तो एक वियर्ड फैक्ट है।
चलो फिर से आते हैं हम लोग XY के अंदर। तो एजी का फ्लॉयड जो XY के गेम्स के अंदर बहुत ही मेजर रोल निभा रहा था, तो इस फ्लॉयड का बहुत सारे रोल्स था, बहुत मेजर रोल हम लोग मान सकते हैं कि X एंड Y के गेम्स के अंदर था उसका, बिकॉज जो एंडिंग के कुछ सीन्स थे वो उसी को वो बेस्ड थे। एंड कैलोस वॉर सभी को पता है कैलोस वॉर कितनी डिस्ट्रक्टिव थी। तो एजी एंड उसके फ्लॉयड की बैक स्टोरी सभी लोग जानती है कि एक वॉर के अंदर एजी के फ्लॉयड को जाना पड़ा एंड उस वॉर के अंदर एजी का फ्लॉयड बच नहीं पाया, तो एजी उसको फिर से रिवाइव करने के लिए अल्टीमेट वेपन उसने बना दिया। लेकिन देखो अब इसको हम लोग गेम्स में देखते हैं, तो गेम्स के अंदर एक इवेंट होने वाला था जहाँ पे एजी के फ्लॉयड को एक मिस्ट्री गिफ्ट के थ्रू दिया जाने वाला था। इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था कि एजी का फ्लॉयड आने वाला है और उसके पास एक सिग्नेचर मूव रहेगा लाइट ऑफ रियून, कई टाइप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव माना जाता है। फिर क्या हुआ, एजी के फ्लॉयड का जो मिस्ट्री गिफ्ट आने वाला था वो इवेंट कभी भी लॉन्च नहीं किया गया, उसको अनाउंस कर दिया गया, उसके डेट अनाउंस हो गए कि इतने डेट को इवेंट होने वाली है एजी के फ्लॉयड के लिए। लेकिन फिर इस इवेंट में कोई पॉकीमॉन किसी को भी नहीं मिला एंड ये इवेंट हमेशा के लिए फिर बंद हो गया। लेकिन ऐसा क्यों, ये इवेंट बंद क्यों हुआ, तो ये भी एक पॉकीमॉन कंपनी ने मिस्ट्री छुपा के रखी है अपने पास। तो अब चलो इसके बाद आते हैं पॉकीमॉन के फ्रेंचाइज के सबसे मिस्टीरियस पॉकीबॉल के बारे में। तो वो पॉकीबॉल है जीएस बॉल, उसके सिवा और हो भी कह सकते हैं। तो पहली बात तो जीएस बॉल प्रोफेसर आईवी को मिला कैसे, ये भी एक मिस्ट्री है कि प्रोफेसर आईवी को आखिरकार जीएस बॉल मिला कैसे, ये भी हम लोग के एनिमे के अंदर कभी बताया नहीं गया है। एंड फिर जीएस बॉल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई थी, लेकिन फिर इन द एंड क्या हुआ, जीएस बॉल को प्रोफेसर कट को दे दिया ऐश ने और उसके बाद हम लोग को जीएस बॉल कभी दिखाया नहीं गया। ये ऐसा क्यों, जीएस बॉल की जो मिस्ट्री थी वो जब हम लोग को बताया कि वो मिस्ट्री है भाई तो सॉल्व तो करो एटलीस्ट, ये मिस्ट्री सॉल्व भी नहीं हुई। तो ऐसे ही पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मिस्ट्रीज है। हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोफेसर ओक के बारे में जानने वाले हैं, बट प्रोफेसर ओक की हिस्ट्री एंड मिस्ट्री हम लोग दोनों को ही साथ में जानने वाले हैं। लेकिन जैसे प्रोफेसर ओक दिखते हैं सीधे साधे प्रोफेसर, वैसे है नहीं, प्रोफेसर ओक के पीछे भी बहुत मिस्टीरियस बातें छुपी हुई है। तो देखो मिस्टीरियस बातें क्या क्या हो सकती है। तो क्या एक्चुअली में प्रोफेसर ओक इंडिगो लीग के चैंपियन थे एंड क्या ये मिथ है या फिर ये सच्चाई है, तो इसके बारे में भी आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड भाई प्रोफेसर ओक के पास मियो कैसे आ गया, एक मिथिकल पॉकीमॉन मियो प्रोफेसर ओक ने कैसे पकड़ लिया। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स जो प्रोफेसर ओक के लाइफ स्पैन को थोड़ा सा हाईलाइट करती है। तो वो की पॉइंट्स वेल एक्चुअली में हो कह सकते हैं। तो सबसे पहले सैमी का वो कैमियो सबको याद होगा, पॉकीमॉन की मूवी के अंदर जब सेलेबी वाली वो जो मूवी थी उसके अंदर हम लोग एक कैरेक्टर दिखाया गया था सैमी, जो टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे फ्यूचर में आया था, उसको सेलेबी नहीं लाया था टाइम ट्रैवल करके। तो बहुत सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग वही प्रोफेसर ओक थे एंड प्रोफेसर ओक के बारे में भी बहुत कुछ वहाँ पे उन्हें पता चला। तो क्या वो एक्चुअली में सैमुअल ओक थे? देन हाँ भाई वही थे सैमुअल ओक, पर वहाँ पे उनका निकनेम बोला जा रहा था जो सैमी था उस टाइम। एंड वही से प्रोफेसर ओक की जो नेचर है वो हम लोग को पता चलती है। उस टाइम ये भी नोटिस करना कि प्रोफेसर ओक का जो बिहेवियर था बहुत हद तक ऐश से मिलता था, क्योंकि ऐश भी पॉकीमॉन्स की बहुत केयर करता था एंड क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी ऐश के अंदर, वैसा सेम सैमी के अंदर भी था। एंड सैमी ही तो प्रोफेसर ओक है जिन्होंने टाइम ट्रैवल किया था उस वक्त। तो जब सेलेबी मर रहा था उस वक्त वो सीन देखना, ऐश एंड सैमी वो दोनों बहुत उदास बैठे हुए थे एंड वो सीन सही में यहाँ इमोशनल था। उसके बाद वही सेलेबी टाइम ट्रैवल करके आया एंड खुद को बचा लिया। तो ऐसा तो मूवी के अंदर दिखाया गया था। लेकिन ये तो होगी प्रोफेसर ओक की पास्ट, लेकिन असली पास्ट अभी भी बाकी है, तो वीडियो पे इसलिए बने रहो। देखो पॉकीमॉन फ्रेंचाइज में 3 पार्ट्स है, गेम्स, एनिमे एंड मांगा। तो तीनों में प्रोफेसर ओक का अच्छा खासा रोल है। कैंटो के जितने भी ट्रेनर्स होते हैं प्रोफेसर ओक से स्टार्टर लेके जाते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन के गेम्स में इसके पीछे भी थोड़ी सी मिस्ट्री है कि जब रेड स्टार्टर लेने जाते हैं प्रोफेसर ओक से, तब वहाँ पे ओक कहते हैं कि जब वो जवान थे तब वो भी पॉकीमॉन ट्रेनर हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ यही तीनों पॉकीमॉन्स है। तो प्रोफेसर ओक पहले भी पॉकीमॉन ट्रेनर हुआ करते थे, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि प्रोफेसर ओक पहले एक पॉकीमॉन ट्रेनर थे प्रोफेसर बनने से पहले, जस्ट लाइक जैसे गैरी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। लेकिन क्या प्रोफेसर ओक की जर्नी छोटी सी थी? तो भाई नहीं, प्रोफेसर ओक चैंपियन थे। लेकिन ये चैंपियन कैसे बन गए एंड क्या ये असली में चैंपियन है, ये हम लोग कहीं पे शो किया गया है? तो हाँ, पहले थोड़ी सी इसके पीछे बैक स्टोरी में चलते हैं। तो देखो गाइड करते हैं प्रोफेसर ओक, जैसा हम लोग सभी जानते हैं रेड एंड ब्लू या फिर कोई भी कैरेक्टर होते हैं गेम्स के अंदर, उसको गाइड करते हैं पूरे उसके जर्नी में। एंड गेम्स के अंदर एक ग्लिच भी आता है जिसके कारण से हम लोग प्रोफेसर ओक से बैटल कर सकते हैं। एंड प्रोफेसर ओक की टीम कुछ इस टाइप से है एंड ये जो स्टार्टर है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बिकॉज तुमने जो स्टार्टर लिया है उससे वीक जो स्टार्टर है वो प्रोफेसर ओक लेंगे। और एक और फैक्ट है प्रोफेसर ओक के बारे में
जबकि रेड एंड ब्लू के वर्जन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर प्रोफेसर ओक ही है। अगर तुम वो ग्लिच करने में कामयाब होते हो तो सबसे मुश्किल जो ट्रेनर होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर उस पूरे गेम्स के अंदर, तो वो प्रोफेसर ओक ही है। लेकिन ये ग्लिच क्या पॉसिबल है? देखो अब किसी भी गेम्स में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल कार्टियस वर्जन है रेड एंड ब्लू का, तब वो अभी भी पॉसिबल है। अभी भी तुम प्रोफेसर ओक को ऑकर करवा सकते हो एंड ये ऑफिशियल ग्लिच है ना। तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक का कैमियो तो हम लोग को देखने को मिला ही है। अब ये भी सोचो, जब डेवलपर्स ने प्रोफेसर ओक की टीम को गेम्स के अंदर डाला है तो कोई ना कोई भाई रीजन तो पक्का होगा, इसलिए ये काम हुआ है। उसके बाद हम लोग एक और की पॉइंट पे आते हैं, उसमें है थर्ड एलीट फोर मेंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वो है अगाथा। तो अगाथा ओक के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो जब भी कोई ट्रेनर अगाथा से बैटल करने जाता है एलीट फोर के अंदर, पोकेमॉन रेड ब्लू एंड ग्रीन वर्जन के अंदर, तो अगाथा ओक के बारे में बोलती है कि वो ओक को जानती है। तो ऐसा कुछ अगाथा अपने स्पीच के अंदर इंडिकेट करती है। तो अगाथा के अकॉर्डिंग ओक पहले बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर हुआ करते थे, लेकिन अब वो बस प्रोफेसर बन के रह चुके हैं, जो अगाथा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगाथा अपना थोड़ा सा रूड बिहेवियर में ये अपना सेंटेंस बोली। तो उसके बाद पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में हम लोग को बहुत सारी डिटेल्स दी गई है प्रोफेसर ओक के बारे में। तो बिल्कुल यहाँ पे काइंड ऑफ स्टोरी है, तो स्टोरी समझो। तो देखो, इंडिगो लीग के सेमीफाइनल्स में रेड ब्लू ग्रीन एंड एक ट्रेनर था, इसका नाम था डॉक्टर ओक। ये चारों यहाँ पे सेमीफाइनल से पहुंचे थे। डॉक्टर ओक का बैटल होना था ग्रीन को, तो डॉक्टर ओक ने ग्रीन को डिफीट कर दिया। तो अब रेड एंड ब्लू में जो जीतता तो डॉक्टर ओक से फाइनल बैटल करता है इंडिगो लीग जीतने के लिए। लेकिन सेमीफाइनल के बाद जब डॉक्टर ओक जीत गए तो उन्होंने बोला कि वही प्रोफेसर ओक है एंड उनको फाइनल बैटल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पहले चैंपियन रह चुके इंडिगो लीग का एंड वो पहले चैंपियन थे इंडिगो लीग का। इट मीन्स कि जब इंडिगो लीग नया नया शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम आया था, तो उस टाइम प्रोफेसर ओक ही चैंपियन बने थे इंडिगो लीग का। उनसे पहले इंडिगो लीग का कोई चैंपियन नहीं था। और उसी टाइम यहाँ पे एक सीन आया जहाँ पे हम लोग को फ्लैशबैक की थोड़ी सी स्टोरी दिखाई इंडिगो लीग जब ऑर्गेनाइज हुआ था, प्रोफेसर अगाथा फाइनल बैटल कर रहे थे इंडिगो लीग, यानी सेकंड पोजीशन पे अगाथा ने ही फिनिश किया था एंड फर्स्ट पे अपने प्रोफेसर ओक थे। तो ये सब हम लोग को पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा के अंदर बोला गया है, जो ऑफिशियल है। तो यार अगर टाइम मिले एडवेंचर्स मांगा पढ़ने का तो एक बार जरूर से पढ़ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है पोकेमॉन के बारे में ये मांगा। एंड कुछ डिटेल्स चाहिए होगा तो पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। और अब एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी के अंदर आते हैं, तो क्या प्रोफेसर ओक ने मियो को पकड़ा है? क्योंकि हम लोग को पोकेमॉन मास्टर के अंदर ओक एंड मियो को दिखाया गया है एंड इनका सिंक पेयर है उसके अंदर। एंड ये बात मैं कंफर्म कर दूं कि पोकेमॉन मास्टर्स कोई फैनमेड गेम नहीं है, वो एक ऑफिशियल स्पिन ऑफ गेम है पोकेमॉन का। एंड वो स्पिन ऑफ गेम है, इसका मतलब जैसे पोकेमॉन गो था ऑफिशियल स्पिन ऑफ गेम, वैसे ही पोकेमॉन मास्टर्स भी स्पिन ऑफ गेम है। तो अब असली मुद्दे की बात करते हैं, तो ओक के पास मियो कैसे आया? तो ऑफिशियली किसी ने भी 100% कंफर्म प्रूफ नहीं दिया है कि इसके पास भाई मियो आया तो आया कैसे। लेकिन ये याद करो, हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम मियो को कहाँ देखा है? याद करो, कोशिश करो याद करने की। मियो ज्यादातर वक्त कहाँ पे दिखा है? तो देखो यार, पैलेट टाउन के अंदर मियो को सबसे ज्यादा टाइम दिखा गया है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एपिसोड है जहाँ पे मियो पैलेट टाउन के अंदर ही देखने को मिला है। एंड वो भी कहा, प्रोफेसर ओक की जहाँ पे लैब है उसके पास हम लोग को हमेशा से देखने को मिला है मियो। वेल, हर बार तो नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को वहीं पे मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे दूं तो पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा के अंदर मियो का जो फर्स्ट अपीयरेंस था वो भी वहीं पे हुआ था। एंड उसके बाद जब सन मून के अंदर ऐश एंड उसके फ्रेंड्स वापस आए थे कैंटो, वहाँ पे भी हम लोग को मियो देखने को मिला था पैलेट टाउन के अंदर। और जब पोकेमॉन जर्नीज के अंदर मियो को फर्स्ट टाइम देखा गया था एंड वो भी पैलेट टाउन ही था, ये भी याद करो। तो यहाँ पे पैलेट टाउन एंड मियो बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर ओक ने ऐश की तरह ही लेजेंडरी पोकेमॉन एंड मिथिकल पोकेमॉन को बेफ्रेंड किया था, तो उनमें से एक मियो था। तो इन सिंपल वर्ड्स हम लोग ऐसे तो कह ही सकते हैं कि प्रोफेसर ओक ने बेफ्रेंड किया था मियो को, मतलब मियो से दोस्ती कर ली थी, मियो को जो भरोसा था वो जीत लिया था। जैसे ऐश हर लेजेंडरी पोकेमॉन एंड मिथिकल पोकेमॉन के साथ करता है, तो वैसा ओक ने मियो के साथ किया था एंड इसीलिए मियो ओक के साथ ही ज्यादातर वक्त रहता है। तो यही एक वैलिड लॉजिकल पॉइंट था। और कुछ लॉजिकल पॉइंट तो यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है ही नहीं कि प्रोफेसर ओक के पास मियो आया कैसे। तो यही हो सकता है जब वो ट्रेनर थे प्रोफेसर ओक, तो उन्होंने बेफ्रेंड किया था मियो को एंड तभी से मियो ओक के पास आता जाता रहता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ हो सकता है, ये 100% कंफर्म थ्योरी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे ये थ्योरी बहुत सेंस सुनाती है। रेशिराम, जेक्रोम एंड क्यूरेम, इनको बनाया है एटेनेटस ने। अब क्यों, कैसे और कब, ये तो हम लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि डायंसी एंड जिराची, इनमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? देन अगर आपको नहीं पता इनमें सिमिलर क्या है, तो ये भी एटेनेटस का एक पार्ट है। वो कैसे, वो हम लोग को वीडियो में आगे पता चलेगा। तो बेसिकली हम लोग को ये पता है कि पहले एक सिंगल ड्रैगन पोकेमॉन हुआ करता था
जिसको ऑयसन ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। एंड यही वो पॉकीमॉन था जिसने यूनिवर्स को बनाने में हेल्प करी थी। लेकिन फिर जो वहाँ के प्रिंस थे ये लोग आपस में लड़ने लगे कि ये ऑरिजिनल ड्रैगन पॉकीमॉन आखिरकार किसका होगा। तो इस ड्रैगन पॉकीमॉन ने खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड वो दोनों पॉकीमॉन थे रेशिराम एंड ज़ेक्रोम। लेकिन जब वो डिवाइड हुए तो वह क्यूरेम एक रेसिड्यू यानी कि बचा हुआ एक पार्ट रह गया। लेकिन अगर हम लोग पॉकेडेक्स देखें तो ऐसा कहा गया है कि क्यूरेम अ काइंड ऑफ एलियन पॉकीमॉन है और वो स्पेस से आया है। बेसिकली हम लोग इधर से ये पता लगा सकते हैं कि क्यूरेम एंड ऑरिजिनल ड्रैगन कहीं ना कहीं तो रिलेशन रखती है कि क्यूरेम भी एक तरीके का रेसिड्यू पार्ट है, यानी कि बचा हुआ पार्ट है ऑरिजिनल ड्रैगन का। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑरिजिनल ड्रैगन के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे एक थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। तो एक मीटियोर क्रैश होने के बाद ही ये पॉकीमॉन वर्ल्ड में आया था। तो इसका मतलब ऑरिजिनल ड्रैगन भी एक मीटियोर क्रैश होने के बाद आया था पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर। और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा कहा गया है कि 20,000 साल पहले ही वो मीटियोर गिरा था एंड उसी कारण से यूनिवर्स भी बना था। एंड याद करो एटेनेटस भी 20,000 साल पहले ही आया था पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर। अभी हम लोग को ये तो पता चल गया कि ऑरिजिनल ड्रैगन एंड एटेनेटस कुछ ना कुछ तो कनेक्शन पक्का रखते हैं। लेकिन अब हमें ये प्रूफ करना है कि एटेनेटस ने ही ऑरिजिनल ड्रैगन को बनाया है या फिर एटेनेटस का ही एक पार्ट है ऑरिजिनल ड्रैगन। जेन 5 में अगर आपको रेलिक आइटम्स याद है तो उनमें से एक रेलिक आइटम था रेलिक स्टैचू, जो काफ़ी हद तक सिमिलर था डायंसी जैसा। पर डायंसी को जेन 5 में ही आखिरकार हिडन वे में रिवील क्यों कर दिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती थी। डायंसी के पॉकेडेक्स एंड ओरिजिन से हम लोग को ये ऑलमोस्ट सभी आंसर मिल जाते हैं। तो पॉकेडेक्स के अकॉर्डिंग डायंसी एक कार्बिंग हुआ करता था। ये दोनों ही काफ़ी सिमिलर लगते भी है एंड इनकी मूव सेट भी काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। लेकिन आखिरकार उस कार्बिंग में ऐसे क्या चेंजेस आ गए कि वो डायंसी बन गया। तो एज वी नो कि कार्बिंग की बॉडी कार्बन से बनी होती है एंड एक सही अमाउंट पे कार्बन को अगर हीट और क्रिस्टलाइज किया जाए तो उसके बाद कार्बन डायमंड बन जाता है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस मीटियोर गिरने से ही होता है एंड हाँ बहुत सारे इसके मॉडर्न मेथड्स भी है। लेकिन तब भी सोचो मॉडर्न मेथड्स बहुत साल पहले कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, वो है मीटियोर गिरने का। तो मीटियोर गिरने से एटेनेटस एंड ऑरिजिनल ड्रैगन की तो याद आई ही होगी, बिल्कुल याद आई ही होगी इसकी। तो अब थोड़ा बहुत तो कंक्लूजन हम लोग को नजर आ ही रहा है। और पॉकीमॉन एक्स एंड वाई की सनडाइल तो हम लोगों को कुछ ऐसी डायमंड शेप दिखाई गई है वहाँ पे जो डायंसी के डायमंड शेप से एग्जैक्ट सेम है। और कुछ एनपीसीज वहाँ पे यानी कि नॉन प्लेएबल कैरेक्टर ऐसा कहते हैं कि वो सनडाइन स्पेस से आया हुआ है। अब कोशिश करते हैं हम लोग सभी कुछ कनेक्ट करने का। डायंसी जैसा दिखने वाला एक सनडाइल एंड वो सनडाइल आया स्पेस से, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन दिख ही रहा है। तो जहाँ पे सनडाइल की लोकेशन है एग्जैक्टली वहीं पे एटेनेटस का मीटियोर क्रैश हुआ होगा एंड जितने भी कार्विंग उस वक्त वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनकी डिज़ाइन क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के कारण डायंसी की डिज़ाइन में चेंज हो गई होगी। और जो सनडाइल वहाँ पे आया है उसका रिलेशन मेगा स्टोन से भी है। प्रोफेसर सिकामोर ने हम लोग को ऐसा कहा है कि मेगा स्टोन सिर्फ और सिर्फ सनडाइल की मदद से ही चमकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाउ ट्रियो की यानी कि रेशिराम, ज़ेक्रोम एंड क्यूरेम की। तो हमें पता है कि विशिंग स्टार्स एटेनामैक्स एटेनेटस के ही पार्ट है। तो यही वो विशिंग स्टार्स है जो काफ़ी सारे लेजेंडरी एंड मिथिकल पॉकीमॉन को एग्जिस्टेंस में लाया है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉकीमॉन है जिराची एंड टाउ ट्रियो। और साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं डायंसी भी। डायंसी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, अब इनके बारे में बात करते हैं। जिराची हर 1000 साल में एक बार मीटियोर शार के दौरान आता है एंड ये मीटियोर शार एटेनामैक्स एटेनेटस के ही विशिंग स्टार से होती है। और जब जिराची 1000 सालों के लिए सोया रहता है तब उसके शेप एग्जैक्टली उस कैलॉस के सनडाइल जैसा दिखता है। तो वो स्पेस से एटेनामैक्स एटेनेटस के साथ ही यहाँ पे आया है। एंड जो ऑरिजिनल ड्रैगन था जिससे रेशिराम, क्यूरेम एंड ज़ेक्रोम अलग हुए हैं वो भी विशिंग स्टार का ही एक सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। वहीं से ऑरिजिनेट हुए हैं ये लोग भी। सो या इतने पॉकीमॉन्स एक साथ कनेक्टेड थे एंड किसी न किसी वजह से इनका कनेक्शन भी हम लोग को दिख रहा था, बस हम लोग जान नहीं पाए इनका कनेक्शन क्या था। पॉकीमॉन वर्ल्ड बिल्कुल थ्योरीज से भरी पड़ी है एंड हम लोग कोई एक पर्टिकुलर पॉकीमॉन के बारे में थ्योरीज डिस्कस करने चले तो वहाँ पे सबसे पहले नाम आता है आर्सियस का। वेल ऐसा नहीं है कि वो गॉड ऑफ पॉकीमॉन है सिर्फ इसी कारण उसका नाम सबसे पहले आता है, लेकिन और भी काफ़ी सारे बात है जहाँ पे आर्सियस का ही नाम आना सबसे पहले बहुत ही अ काइंड ऑफ ऑब्वियस हो जाता है। बिकॉज वहाँ पे आर्सियस ही एक ऐसा पॉकीमॉन है जिसके ऊपर हज़ारों थ्योरीज बन सकती है एंड इवन हज़ारों थ्योरीज है भी। और आज हम लोग उन्हीं में से एक थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते जाओ वीडियो को एंड तक एंड एंजॉय करो वीडियो को।
अब हम लोग फाइनली अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, यानी कि आरसीएस का जो 1000 हैंड जो बोला जाता है वो 1000 हाथ कौन है आरसीएस के, एंड इवन दो और भी कुछ इसके रिलेटेड थ्योरीज है उसको भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बिल्कुल नॉर्मल से आंसर पे। तो इन वन वर्ड अगर मैं बोलूँ तो अननोन यही एक ऐसा पोकेमॉन है जो आरसीएस के 1000 हाथ है। पहले आरसीएस के 1000 हाथ है ये हम लोग कहाँ बताए गए थे, तो पॉकेडेक्स में अगर हम लोग देखें तो आरसीएस की पॉकेडेक्स एंट्री में ऐसे कहा गया कि आरसीएस ने अपने 1000 हाथों की मदद से पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो यही 1000 हाथ कौन से है आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला इन सिंपल वर्ड अननोन इसका आंसर हो सकता है, लेकिन क्या ये सच है? वेल हाँ यही सच है, बट कैसे? तो एज वी नो कि हम लोग जानते हैं कि आरसीएस ने डायलगा, पाल्किया एंड गियाटिना इनको बनाया है। तो क्या आरसीएस ने अननोन को भी इनके साथ में बनाया या फिर इनके बाद या पहले? वेल ये टाइमलाइन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है इनके बाद बनाया या इनके पहले बनाया, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। एंड क्योंकि ये टाइमलाइन 100% प्रूफ नहीं है और हाँ ये थ्योरी है, तो थ्योरी तो ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग कॉन्स्पिरेसीज को उठा के उनके ऊपर थ्योरीज बनाते हैं एंड इट कुड बी पॉसिबल। तो आरसीएस ने पहली बात अननोन को बनाया क्यों होगा? तो आरसीएस ने अपने हेल्पर की तरह अननोन को बनाया होगा एंड अननोन के दूसरे जो फॉर्म्स है उनको क्रिएट किया होगा। तो उन फॉर्म की मदद से आरसीएस ने जिस भी पोकेमॉन को बनाया था उनके साथ साथ ये अननोन भी हेल्प कर सके टाइमलाइन को क्रिएट करने में, एंड अ काइंड ऑफ हम लोग आरसीएस का हेल्पर भी मान सकते हैं अननोन को। तो अब बात करते हैं दूसरे अपने पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आता है एक मूवी के अंदर जहाँ पे डायलगा एंड पाल्किया एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तो वहाँ पे जब भी डायलगा और पाल्किया एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग को अननोन को शो किया गया है। तो ये बेसिकली अननोन को यहाँ पे दिखाया क्यों गया है? तो अननोन जो है वो पूरी टाइमलाइन का बैलेंस मेंटेन करके रखता है, यानी कि इस टाइमलाइन की चीज़ उसमें ना जाए एंड इसकी इसमें ना जाए। यानी कि अगर मैं बात करें एक गेम्स की टाइमलाइन होती है जो एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक है रेड की टाइमलाइन और एक है ऐश की टाइमलाइन। तो अलग अलग टाइमलाइन है एंड दोनों के बीच में एक भी कनेक्शन नहीं है। हम लोग को बहुत सारे प्लॉट होल्स मिले हैं, यानी कि उसको हम लोग कनेक्ट किए तो कहीं ना कहीं ये लोग कनेक्शन दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों ही टाइमलाइन अलग अलग है। दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स में रहते हैं, दोनों ही अलग अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अननोन ही वो एक मेन सोर्स है जो दोनों यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। पोकेमॉन वर्ल्ड में अननोन अगर अपना बैलेंस ना बना के रखे तो अननोन के कारण पूरी ही टाइमलाइन बर्बाद हो सकती है। यानी कि अननोन ही वो कोर पोकेमॉन है जो सभी टाइमलाइन को एक साथ बांध के रखते हैं, यानी कि कोई टाइमलाइन भटक ना जाए अपने लाइन से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यानी कि एक टाइमलाइन की चीज़ दूसरी टाइमलाइन में ना चले जाए। एज एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा था अगर रेड आज की टाइमलाइन में आ जाएगा, भले ही एक्साइटिंग हो लेकिन फिर भी टाइमलाइन का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस कारण से यहाँ पे अननोन वो मेन पर्टिकुलर पोकेमॉन है टाइमलाइन के बैलेंस को कंट्रोल में रखता है। अब बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग आरसीएस को अजूल फ्रूट की मदद से बुला सकते हैं। वेल इफ़ यू डोंट नो देन तो आरसीएस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अजूल फ्रूट की मदद से बुला सकते हैं और कोई भी ऑफिशियल वे नहीं है आरसीएस को गेम के अंदर बुलाने का। तो उस वक्त जो अजूल फ्रूट की आवाज़ है वो बिल्कुल ही अननोन की आवाज़ की तरह गेम के अंदर साउंड करती है। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ना कुछ क्लू तो आरसीएस एंड अजूल फ्रूट में यहाँ पे देखने को मिली। वैसे तो आरसीएस को हम लोग हर्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर के अंदर भी ट्रांसफर करके लेके जा सकते हैं। वेल अगर हम लोग लेके जाते हैं देन अगर वहाँ पे हम लोग रूइन ऑफ अल्फ के पास आरसीएस को अपना फर्स्ट पोकेमॉन बना के लेके जाते हैं एंड आरसीएस को हम लोग पॉकीबॉल से बाहर रखते हैं। वेल फर्स्ट पोकेमॉन बाहर ही रहता है हर्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर के अंदर, तो उसको हम लोग अगर बाहर रखते हैं फिर वहाँ पे रूइन ऑफ अल्फ से सीधा वो सिंजो रूइंस पे हम लोग को टेलीपोर्ट कर देते हैं। तो वही आसपास में हम लोग को सिंथिया भी मिलती है। तो सिंजो रूइन के अंदर आरसीएस का जो परमानेंट प्लेस है उसके पास हम लोग को लेके जाते हैं। जब आरसीएस के चारों ओर अननोन घूमने लगते हैं एंड वहाँ से हम लोग को डायलगा, पाल्किया एंड गियाटिना इन तीन में से किसी एक पोकेमॉन का एग मिल सकता है। वो हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस पोकेमॉन का एग ले। तो वो अननोन या आरसीएस की हेल्प से डायलगा, पाल्किया एंड गियाटिना में से आपको किसी एक पोकेमॉन का एग क्रिएट करके देता है जो आप बोलोगे। तो यार यहाँ से एक और चीज समझ में आती है, आरसीएस के हेल्प से अननोन एग क्रिएट कर पाता है डायलगा, पाल्किया एंड गियाटिना का। तो जैसे कि हम लोगों ने बिल्कुल ही शुरुआत में बात की थी कि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि डायलगा, पाल्किया एंड गियाटिना पहले आए या फिर आरसीएस ने पहले अननोन को बना दिया। तो यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आरसीएस ने पहले अननोन को बनाया था, उसके बाद अननोन एंड आरसीएस दोनों की मदद से यहाँ पे डायलगा, पाल्किया एंड गियाटिना ये से पोकेमॉन बने। उसके बाद पोकेमॉन की जो पूरी टाइमलाइन है वो चलती गई।
एंड इवेंचुअली हम लोग एनिमे के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ये बात बिल्कुल भी सच हो सकती है, लेकिन फिर भी ये बस थ्योरी है, तो इस पे 100% बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट स्टिल यही सब वो थ्योरीज है जो पॉकीमॉन एनिमे एंड पॉकीमॉन गेम्स के जो इंटरसेक्शन को प्रेजेंट करती है एंड जो पॉकीमॉन के पूरा फ्रेंचाइज है उनको इंटरेस्टिंग बनाती है। तो ये तो रही थ्योरी। तो आपको क्या लगता है ये थ्योरी कितनी सच है, मुझे कमेंट्स में पक्का बताना। वेल 1K कमेंट्स, यू नो ना, क्या ये चैलेंज को आप लोग पूरा कर पाओगे? लेट्स सी, अगर करते हो तो मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज लाने वाला हूँ। इसके बाद मुझे ये बताओ कि 88% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ, क्यों? मतलब आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, एज अ क्यों? सब्सक्राइब करो यार। 88% इज टू 12, मतलब ये एक अलग ही रेशियो है, इस रेशियो कम करो यार, 88% बहुत हो। तो सब्सक्राइब करो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड वीडियो आज हम लोग मिथ्स एंड ह्यूमर्स को मर्ज करके थ्योरी बनाने वाले हैं। मतलब सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो इसलिए वीडियो पे बिल्कुल एंड तक बने रहना, बिकॉज हाँ ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और वीडियो पे लाइक कर देना अगर तुमने लाइक नहीं किया अभी तक तो बेसिकली वो मिथ्स एंड ह्यूमर्स किसके ऊपर है? तो वो मिथ्स एंड ह्यूमर्स है पॉकी गॉड्स के ऊपर। एंड हम लोग पॉकी गॉड्स के बारे में ही अ काइंड ऑफ हिस्ट्री जानने वाले, ब्रीफ हिस्ट्री बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग उतना लेंथी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। इसी वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो कौन कौन पॉकी गॉड्स है ये जानिए। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉकी गॉड्स एक्चुअली में होते क्या है। तो लाइक जैसे पॉकी गॉड नाम से पता चल रहा है गॉड लाइक पॉकीमॉन, जो काफी स्ट्रांग है ना? लेकिन यहाँ पे ये ट्विस्ट है कि पॉकी गॉड्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे पॉकीमॉन के गेम्स के अंदर। ये उनको ज्यादा फेम नहीं मिला एंड उनको फिर बाद में डेवलप नहीं किया गया। तो तुम लोग ये बोल सकते हो वो बीटा पॉकीमॉन है, लेकिन नहीं, वो बीटा पॉकीमॉन नहीं है। क्योंकि बीटा पॉकीमॉन ऐसे पॉकीमॉन होते हैं जो बनाए तो जाते हैं लेकिन उनका कभी यूज नहीं होता गेम्स के अंदर। इनको बनाया गया लेकिन इनको मांगा के अंदर, TCG के अंदर कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवाया गया पॉकीमॉन कंपनी के द्वारा। तो हाँ, इसी कारण से हम लोग इसको बीटा पॉकीमॉन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। सबसे पहले यही बात करते हैं, क्या ये फैनमेड पॉकीमॉन्स हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जब TCG मांगा के अंदर आ गए तो ये फैनमेड पॉकीमॉन कैसे हुए? तो बेसिकली ये लोग है क्या? तो पॉकीमॉन रेड एंड ब्लू के गेम्स के अंदर इनको डेवलप किया गया था। इनको एक्चुअली में दिखाया नहीं गया था पॉकीमॉन रेड एंड ब्लू के अंदर। इनकी पॉकेडेक्स एंट्री भी नहीं थी, ना कुछ थी, कुछ भी नहीं थी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो यार देखो, उस टाइम में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पॉकीमॉन का नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा। एंड कितना जनरेशन आएगा? अभी 8 जनरेशन आ चुका है। मतलब लोग वहाँ पे सेकेंड जनरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ पे 8 जनरेशन आ चुका है और पॉकीमॉन की फ्रेंचाइज अभी और आगे जाएगी। तो हाँ, ये थोड़ा सा वियर्ड फैक्ट है, लेकिन फिर भी ये रियलिटी है। तो यार देखो, पॉकीमॉन रेड एंड ब्लू के गेम्स में थे तो जरूर, लेकिन इनको कैच करना या फिर इनको स्पॉन करना बहुत मुश्किल था इस गेम के अंदर। उस टाइम चाहे तुम चीट कोड्स यूज़ करो या फिर खुद से मेहनत करो जिसमें सालों लगने वाली है, तो इनको कैच करना बहुत मुश्किल था। एंड पहली बात उनको स्पॉन करना मुश्किल था। ये अपेयर होंगे फिर ही तो कैच करोगे। तो पहली बात तो ये अपेयर नहीं हो रहे थे एंड फिर बाई चांस ये अपेयर होते, लेकिन फिर वहाँ पर तुमने कोई बेवकूफ़ी कर दी और फिर उसने तुम्हारे पॉकीमॉन को मार दिया। फिर क्या करोगे? तुम्हारी सारी मेहनत फिर पानी में। चलो बहुत बकवास हो गई, अब इसको साइड में रखते हैं एंड एक्चुअली पॉकी गॉड्स क्या है उसको जानते हैं। तो यार पॉकी गॉड्स 4 कैटेगरीज में होते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ये है पॉकी गॉड्स जो रियल पॉकीमॉन पे बेस्ड है। हाँ, ये थोड़ा सुनने में वियर्ड लग रहा है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूँगा ये पॉइंट तो ये समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है कि पॉकी गॉड्स जो एग्जिस्टिंग पॉकीमॉन के इवोल्यूशन पे बेस्ड है। थर्ड पॉइंट है पॉकी गॉड्स जो मिसिंग नो पे बेस्ड है। फोर्थ पॉइंट है कि पॉकी गॉड्स जिनके कोई पर्टिकुलर ओरिजिन नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे पता चलेगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहना। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि पॉकी गॉड्स जो रियल पॉकीमॉन पे बेस्ड है। तो सबसे ऑब्वियस है इसमें पॉकीमॉन जो सबसे पहले आता है वो है मियो। मियो ट्रक वाला र्यूमर तो सभी ने सुना ही होगा कि मियो एसासाना के पास जो ट्रक था उसके पीछे ऑकर होता है। वेल रियली नहीं, ऐसा बस ग्लिच था और बस 1-2 ग्लिच के चक्कर में लोगों ने र्यूमर फैला दिया कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा ट्रक के पीछे मियो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार देखो, जनरेशन 1 के अंदर मियो को सभी ने देखा था, लेकिन मियो को ऑफिशियली कोई जानता नहीं था क्योंकि पॉकीमॉन के फ्रेंचाइज के अंदर मियो को अच्छे से कभी एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन अब तो भाई स्टोरी से मियो के पीछे घूम रही है। और दूसरा पॉकीमॉन है पीकाब्लू। ये भी एक ऐसा पॉकीमॉन जिसको जनरेशन 2 से पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन फिर इसका ओरिजिन कोई भी नहीं जानता था, तो इसको सब पीकाब्लू बोलते थे। लेकिन एक्चुअली
एक्चुअली पता ये क्या था, ये सिर्फ एक मैरल था और ये पॉकीगॉड बिल्कुल भी नहीं है। इसको पॉकीगॉड की लिस्ट में ऐड मत करना, मैं बस इस मिस्ट्री को क्लियर करने के लिए इसको इंक्लूड किया हूँ इस लिस्ट के अंदर। अगला पॉकीमोन है हो-ओ। इसको फर्स्ट एपिसोड के अंदर ही एनिमे में दिखाया गया था, या फिर किसी को भी कुछ भी नहीं पता था उस वक्त ये एक्चुअली में इस पॉकीमोन का नाम क्या है, ये पॉकीमोन है कौन। तो देखो और सोचो, जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पॉकीमोन देखा था, पॉकीमोन एनिमे, तो हम लोग को भी यही लगता था कि हो जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन होगा एंड आज की जर्नी उसी को देख के शुरुआत हुई, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है ना। और अगला पॉकीमोन है डेनजियो। शायद से इसका नाम किसी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये लीक हुआ था जनरेशन 1 के अंदर और ये बिल्कुल एम्फोरॉस जैसा दिखता था और इसको पॉकीमोन रेड एंड ब्लू गेम्स के अंदर ऑप्टेन भी कर सकते हो। तो रिसर्च करना इसको कैसे ऑप्टेन करोगे एंड यू विल गॉट इट। उस वक्त लोग इनको पॉकीगॉड्स इसलिए मानते थे क्योंकि लोगों के पास इतने इन्फॉर्मेशन नहीं था कि एक्चुअली ये पॉकीमोन की ऑरिजिन क्या है एंड ये पॉकीमोन एक्चुअली में है क्या। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पॉकीगॉड्स जो पॉकीमोन इवोल्यूशन पे बेस्ड है। तो कैंटो स्टार्टर्स का 4th इवोल्यूशन भी आने वाला था, पता है, लेकिन यार बहुत ही अजीब होता है ये 4था इवोल्यूशन। तुम मेगा इवोल्यूशन और जीमैक्स को हटा दो तो ऑफिशियली एक 4था इवोल्यूशन, और ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि उस वक्त ये तीनों स्टार्टर्स पॉकीमोन यानी कि ब्लास्टॉयस, वेनसोर एंड चारिज़ार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन बनते एंड ऐसा भी क्लेम किया जा रहा था कि लेजेंडरी पॉकीमोन एंड मिथिकल पॉकीमोन से भी स्ट्रॉन्गेस्ट इन पॉकीमोन को बनाया जाता। लेकिन स्टार्टर पॉकीमोन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकीमोन थोड़ा सा अजीब लगते हैं, लेकिन तुमने जब भी कोई प्ले थ्रू खेला हो तो उसमें तुम्हारा स्टार्टर पॉकीमोन तुम्हारा मेन पॉकीमोन होता है, ऐसा सभी ने किया है। लेकिन फिर भी मैं देखो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि इनका 4th इवोल्यूशन आए। हाँ मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम लोगों से कौन कौन चाहते हो इसका 4th इवोल्यूशन आए मुझे कमेंट में पक्का बताना। और जो दूसरा इवोल्यूशन बेस्ड पॉकीगॉड था वो था मियो 3 एंड रियलिटी है मियो 3 को मांगा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एंड ये एक ऑफिशियल पॉकीमोन है एंड इसको एनिमे के अंदर कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। लेकिन सोचो यार मियो 3 को अगर एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता तो क्या होता। मांगा के अंदर और भी बहुत सारे पॉकीमोन हैं जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया लेकिन उसके एनिमे में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, जस्ट लाइक जैप मॉल्टिकुनो जो फ्यूजन पॉकीमोन था आर्टिकुनो, जैप्टॉस एंड मॉल्ट्रेस का। इसको एडवेंचर्स मांगा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था लेकिन इसको एक्चुअली में किसी भी एनिमे के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। लेकिन फिर भी सोचो कितना इंटरेस्टिंग होता अगर हम लोग इसको एनिमे भी देख पाते। एनिमे में एक अलग ही ट्विस्ट होता है, अलग ही तरीका होते हैं, मतलब उस फील में देखना बहुत अच्छा लगता है एंड मांगा में देखना एक अलग ही बात है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट जहाँ पे हम लोग पॉकीगॉड्स जो मिसिंग नो पे बेस्ड है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसिंग नो क्या है, तो मिसिंग नो सिर्फ और सिर्फ ग्लिच पॉकीमोन है। जो पॉकीमोन गेम्स के अंदर ग्लिच ऑकर होता था उसी के कारण मिसिंग नो अपेयर होता था। तो फर्स्ट पॉकीगॉड इसमें से एंथ्रैक्स, र्यून, साइबर्ड एंड साइबर्ड। तो यह स्टार्टिंग टाइम में ऐसा क्लेम किया जाता था कि मिसिंग नो फ्लाइंग टाइप का है एंड सभी पॉकीमोन जिसका मैंने नाम ऊपर बोला है वो सभी ड्यूल टाइपिंग के हैं एंड उनका सेकेंडरी टाइप फ्लाइंग है। यहाँ पे मिसिंग नो से हम लोग अच्छे खासे रिलेट कर सकते हो उन पॉकीमोन्स को एंड इन सभी को ऑफिशियली टीसीजी में इंट्रोड्यूस करवाया गया था लेकिन रियल गेम्स एंड रियल एनिमे के अंदर कभी भी इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ एंड ये मिसिंग नो की तरह ही मिस्टीरियस वे में ये पॉकीमोन रह गए। तो हाँ अब वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे बढ़ते हैं, यानी कि ये जो 4th पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो 4th पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले ऐसे पॉकीमोन्स जो किसी पे भी बेस्ड नहीं है, यानी कि वो ग्लिच पॉकीमोन यानी मिसिंग नो तक पे भी बेस्ड नहीं है, किसी पॉकीमोन बेस्ड नहीं है, उनका एक अलग ही पॉकीडेक्स एंट्री है, वो एक अलग ही पॉकीमोन है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनआइडेंटिफाइड ड्रैगन का। तो भाई इस ड्रैगन को आखिरकार करोगे क्या, मतलब यार सोचो अनआइडेंटिफाइड ड्रैगन इसका नाम रखा गया एंड इस ड्रैगन की कोई पॉकेडेक्स एंट्री नहीं है, पर इसका नाम था, इसका ना इमेज है ना कुछ। लेकिन कुछ लोग ऐसा र्यूमर बना के बोलते हैं कि ये ड्रैगन एक्चुअली में ड्रैगनाइट का इवोल्यूशन होने वाला था, ड्रैगनाइट का 4th इवोल्यूशन जो टक्कर दे सकता है कैंटो स्टार्टर्स को। मतलब यार सोचो वो फाइट कितनी अच्छी होती, कैंटो स्टार्टर्स वर्सेस ड्रैगनाइट का इवोल्यूशन, मतलब बहुत मजा आता है इस फाइट के अंदर, मतलब खुद एक्साइटमेंट तुम फील कर सकते हो इस फाइट का। और अगला पॉकीमोन है विजवॉल। ये पॉकीमोन के ऊपर थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टोरी है और काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिनली इसका नाम विजवॉल नहीं था, मतलब ये एक वॉर को रोकने आया था एंड उसने वहाँ के लोगों को क्लू दिया कि इस वॉर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद से वहाँ के लोगों ने इसका नाम विजवॉल रखा एंड फिर ये पॉकीमोन वहाँ से फिर गायब हो गया एंड वापस कभी नहीं आया। इसकी पॉकेडेक्स एंट्री कुछ ऐसे कहती है एंड फिर पॉकीमोन गेम्स के अंदर भी इन दोनों पॉकीमोन का कहीं पे भी कुछ भी नामो निशान नहीं है और ये पॉकीमोन भी बिल्कुल मिस्टीरियस वे में ही पॉकीमोन फ्रेंचाइज के अंदर छिप के रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम लोग इन्हीं छुपे हुए पॉकीमोन को बाहर निकाले, ओवरशैडो नहीं होने दिए इन पॉकीमोन्स को। ये पॉकीमोन फ्रेंचाइज के अंदर बहुत ही छुप चुके थे ये पॉकीमोन।
यू नो व्हाट, पॉकीमोन इज फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, यानी कि पॉकीमोन के अंदर इतनी सारी थ्योरीज है, इतनी सारी डार्क थ्योरीज है जो बहुत ही हिलेरियस हो सकती है। तो आज हम लोग उन्हीं में से कुछ डार्क थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। वेल, आई एम डैम श्योर कि उनमें से काफ़ी सारी थ्योरीज बहुत ही नई होंगी, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहना। कॉफिंग एंड वीजिंग आर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉफिंग एंड वीजिंग मतलब एक्चुअली में ये लोग को बनाया नहीं गया था, ये लोग असली में पॉकीमोन के ओरिजिन में एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये लोग एक मैन मेड पॉकीमोन है, लेकिन ये बस एक थ्योरी है, एक फैन मेड थ्योरी है, बिकॉज डार्क थ्योरीज ऑलवेज फैन मेड ही होती है। तुम्हें असली में पॉकीमोन के ऑफिशियल थ्योरीज में इतनी डार्क थ्योरीज नहीं देखने को मिलेगी। वह इसमें डार्क क्या है? कॉफिंग एंड वीजिंग एक्सपेरिमेंट है, तो इसमें डार्क क्या हो सकता है? देखो, अगर तुमने कॉफिंग एंड वीजिंग के बॉडी पे एक अजीब सी मार्क को नोटिस किया है, एक डेड सिंबल को, इसको हम लोग खतरे का सिंबल, डेंजर का सिंबल, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारी जगह पे हम लोग को सिंबल देखने को मिलता है। ये थ्योरी ये कहती है कि कॉफिंग एंड वीजिंग अ काइंड ऑफ मैन मेड पॉकीमोन है, लेकिन वो मैन मेड पॉकीमोन बहुत ही अजीब ढंग से बने। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जो साइंटिस्ट इन लोगों को बनाए हैं वो लोग पहले कैस्टली, हॉन्टा, गेंगार पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड उनसे ये अलग होके कॉफिंग एंड वीजिंग ये दोनों ही प्रोड्यूस हुए हैं। ये हाँ थोड़ा सा वियर्ड है सुनने में, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही कहती है। और वो जो सिंबल है वो खतरे का सिंबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पॉइजन टाइप पॉकीमोन है, एंड पॉइजन से डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे ये थ्योरी का कहना तो यही था। जेसी एंड जेम्स, इन दोनों कौन नहीं पहचानता है? यानी अगर तुम पॉकीमोन देखते हो तो जेसी एंड जेम्स मान लो तो मेन कैरेक्टर ऐसे ही है। भले वो मेन कैरेक्टर्स ना हो, लेकिन मेन विलन्स या फिर मेन तुम डेविल डीमन बोल सकते हो। भले ही वो सक्सेसफुल ना हो, लेकिन तब भी वो मेन कैरेक्टर है। मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ साथ वो लोग हमेशा रहते हैं, और ऑलमोस्ट हर एपिसोड में हम लोग को ये देखने को मिलते ही है। लेकिन मेन बात यहाँ से शुरू होती है। हम लोगों ने बहुत पहले एक थ्योरी सुनी थी, वो थी कोमा थ्योरी। हम लोग को ये कहा गया था उस थ्योरी में कि ऐश कोमा में है, एंड उसकी पूरी की पूरी जर्नी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ उसके सपनों में दिखाई जा रही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टीम रॉकेट सक्सेसफुल हो गए थे पिकाचू को पकड़ने में, लेकिन इसी बीच में उन्होंने ऐश के पिकाचू को मार दिया, एंड ऐश के पिकाचू को मारने के बाद वो लोग एक तरीके के कोमा में ही चले गए, एंड वहीं पे वहाँ से पूरी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद ऐश की जर्नी एंड जेसी एंड जेम्स ये लोग अपने अपने स्टोरी को रिलेट करते हैं यहाँ पे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही कहा गया है कि जेसी एंड जेम्स का पूरा सपना है, यही पूरे सपने के अंदर हम लोग की ऐश की पूरी जर्नी चल रही है। हाँ, ये भी थोड़ी सी वियर्ड है और थोड़ी सी डार्क थ्योरी इसको हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पिकाचू की डेथ इसको थोड़ा सा डार्क बनाती है। अगली थ्योरी हम लोग को डार्क ओरिजिन ऑफ पॉकीमोन्स इसको डिस्क्राइब करती है। यानी कि पॉकीमोन स्नैज़म में हम लोग को डार्क पॉकीमोन या फिर मैं बोलूँ अ काइंड ऑफ शैडो पॉकीमोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये थ्योरी उन शैडो पॉकीमोन से रिलेटेड है कि डार्क पॉकीमोन का असली में अस्तित्व कहाँ से आया, वो लोग असली में ऑकर कहाँ से हुए। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो पॉकीमोन स्नैज़म के अंदर उनको साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया था। तो हम लोग सिंपली समझे तो वो लोग सिंपल लेजेंडरी पॉकीमोन ही थे। जैसे मान लो शैडो लुगिया, शैडो म्यूटू, वो लोग सिंपल म्यूटू एंड सिंपल लुगिया ही थे, लेकिन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया एंड उनको ओवर पावर बनाया गया। उनके पास जितनी पावर थी उनसे 100 गुना ज़्यादा पावर उनको शैडो फॉर्म में दे दी गई। यानी कि वहाँ पे वो सब पॉकीमोन अनडिफिटेबल हो जाते हैं, उनको हारना लिटरली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पॉकीमोन स्नैज़म के अंदर तुम्हें शैडो आरसीएस तक मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पे स्नैज़म के अंदर आरसीएस के ऊपर भी साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया गया था। मतलब यहाँ पे आरसीएस के अंदर जो पॉकीमोन स्नैज़म में डार्क एनर्जी प्रोसेस किया गया, यानी कि डार्क एनर्जी लाया गया, तो यहाँ पे पॉकीमोन के जो ओरिजिन है, यानी कि आगे की जो प्रजाति आएगी पॉकीमोन की, तो वो भी डार्क होंगे। बट डार्क होना ठीक है, शैडो पॉकीमोन है, ओवर पावर्ड है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ओवर पावर्डनेस है इनकी, तो वो इनको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। यानी कि वो खुद के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है उस वक्त, इसीलिए वो पॉकीमोन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकते हैं उस वक्त, एंड इट में डिस्ट्रक्ट पॉकीमोन वर्ल्ड। अगली थ्योरी ये बताती है कि रेड एंड ब्लू एक क्लोन चाइल्ड है, यानी कि ऐसे बच्चे हैं रेड एंड ब्लू जिनको क्लोन किया गया है, जिनको एक डुप्लीकेट कॉपी बनाया गया है। एंड ये कॉपी किसके है? जी हाँ, प्रोफेसर ओक के ही। प्रोफेसर ओक की जेनेटिक्स की कॉपी है रेड एंड ब्लू, एंड इनको अडॉप्ट करने दे दिया गया था अलग अलग फैमिलीज़ को।
मतलब ये थ्योरी भी बहुत हद तक गलत हो सकती है, लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी सस्पिशियस थी, इसलिए इस थ्योरी को मैंने इंक्लूड करने का चाहा। अगर हम लोग बात करें ऐसा क्या सच में हो सकता है, रेड एंड ब्लू क्या सही में क्लोन चाइल्ड हो सकते हैं एंड उनकी जो असली मदर या फादर है तो उनको बस अडॉप्ट करने दे दिया गया था इन बच्चे को, देन इट मे बी पॉसिबल बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग ब्रो। और ये थ्योरी बनाने वाला भी, ये फैन में थ्योरी बनाने वाला भी गलत हो सकता है, क्योंकि रेड एंड ब्लू के ऊपर हम लोगों को खुद ऑरिजिन्स भी देखने को मिल चुकी है, तो काफ़ी हद तक ये थ्योरी गलत भी साबित हो सकती है। अब देखो प्रोफेसर ओक ऐसा करेंगे क्यों, तो सिंपल वर्ड्स में रेड एंड ब्लू की पॉकेडेक्स को पूरा कम्प्लीटली फिल करना है, जितनी पॉकीमॉन है पूरे वर्ल्ड में उनको पकड़ना है, तो इन्हीं के ऊपर ये लोग बिल्कुल ही एग्रेसिव हो गए थे। एंड यू नो व्हाट, प्रोफेसर ओक का ये ड्रीम था कि वो पूरा पॉकेडेक्स को फिल करे, तो इसी ड्रीम के लिए उन्होंने काफ़ी सारे साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ कंबाइन होके म्यूटू के साथ साथ इसको भी बना दिया। सो वी कैन टेल कि रेड एंड ब्लू ये दोनों ही क्लोन चाइल्ड है। एंड यहाँ पे म्यूटू का भी सीन आता है, तो म्यू का भी जेनेटिक्स इन दोनों के ही अंदर है, रेड एंड ब्लू। बहुत ही वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, एंड मुझे बहुत ही सस्पिशियस लगा ये थ्योरी एक्चुअली में सुनने में, एंड काफ़ी हद तक मेरे अकॉर्डिंग ये थ्योरी गलत भी हो सकता है बिकॉज इट्स जस्ट अ फैन मेड थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी डार्क है, इसलिए मैंने इस थ्योरी को इसमें इंक्लूड किया। पॉकीबॉल्स रेडिएशन लीक करती है। इफ़ यू डोंट नो रेडिएशन क्या है, देन भाई गूगल करो साफ इसको जाके। तो देखो इन सिंपल वर्ड्स पॉकीबॉल रेडिएशन लीक करती है, तो ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही है, या फिर बोलूँ 100% ये थ्योरी सही है। जब भी कोई ट्रेनर पॉकीबॉल को कैच करता है तो उस वक्त जो लाइट निकलती है वो लाइट ही एक्चुअली रेडिएशन है, वो कोई एलईडी लाइट नहीं है फालतू की, वो रेडिएशन है। उस रेडिएशन के कारण ही पॉकीबॉल के अंदर पॉकीमॉन रह पाता है, एंड जो इवोल्यूशन होती है पॉकीमॉन की वो भी रेडिएशन के कारण ही होती है। रेडिएशन भी काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं पॉकीमॉन्स को इवॉल्व होने में। भाई उनकी ट्रेनिंग, उनकी पावर लेवल तो एक अलग बात है, वो तो बढ़नी चाहिए ही, वो तो उनकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेडिएशन है, रेडिएशन एक थ्रू है, एक वे है जिसके थ्रू वो लोग इवॉल्व हो सकते हैं। ट्रेनिंग और पावर लेवल तो इंक्रीज करना होते ही है, लेकिन जो एक तुम्हें सीढ़ी मिल जाती है ना गोल के लिए, तो उसको तुम रेडिएशन कह सकते हो पॉकीमॉन को इवॉल्व होने के लिए। बट इन व्हाट वे इट इज़ डार्क, देन इफ़ यू डोंट नो, देन रेडिएशन बहुत सारे डिजीज़ को कॉज कर सकती है, यानी कि रेडिएशन के कारण बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। तो पॉकीमॉन वर्ल्ड के अंदर भी ऐसा सेम टू सेम हो सकता है, एंड रेडिएशन के कारण जो लाइफ स्पैन है वो कम हो सकती है, एंड पॉकीमॉन वर्ल्ड में भी ये बिल्कुल सेम काम करता है। पॉकीमॉन गेम्स के अंदर हम लोगों को काफ़ी आइटम्स ऐसे रास्ते मिल जाते हैं, ऐसे किसी भी रूट में जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, कहीं पे भी हिडन प्लेस में हम लोग को आइटम्स मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो आइटम वहाँ पे रहते क्यों है? क्या कोई वहाँ पे ह्यूमन जाके उसको फेंक देता है या फिर कोई पॉकीमॉन फेंक देता है? एक्चुअली में ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हम लोग को कहा गया है कि जो भी ट्रेनर्स रास्ते में मर जाते हैं, कोई पॉकीमॉन उसको मारता है या फिर किसी भी सडन कारण के कारण वो लोग मर जाते हैं, उनके जो आइटम्स है, उनके जो सामान है वो वहाँ पे रास्ते में फेंके रहते हैं, उनको हम लोग यूज़ करते हैं, एंड देन हम लोग अपना काम चाहते हैं उस आइटम से। तो डेड ट्रेनर्स के आइटम्स को हम लोग यूज़ करते हैं अ काइंड ऑफ गेम में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये कहा गया है, एंड ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही है बिकॉज अगर हम लॉजिकली बात करें तो कोई क्यों रास्ते में फेंक देगा सामान, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक ये थ्योरी सही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूनोवा रीजन न्यूयॉर्क सिटी एंड न्यू जर्सी पे बेस्ड है। इन लोगों के मैप्स को ट्विस्ट एंड टर्न करो तो बिल्कुल आइडेंटिकल ही दिखेंगे। न्यूयॉर्क सिटी, न्यू जर्सी सिटी एंड ह्यूनोवा रीजन ये दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब हम लोग मेन थ्योरी पे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क सिटी पे 9/11 एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट घटा हुआ है, तो उसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत सारे बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गए, एंड वो जो कोलैप्स की बिल्डिंग उन्हीं को यहाँ पे गेम के अंदर शो किया गया है। न्यूयॉर्क सिटी एंड न्यू जर्सी पे जहाँ तक बेस्ड है, तो रूट 4 जो है वो न्यूयॉर्क पे बेस्ड है, एंड वहाँ पे जो कोलैप्स हुई थी बिल्डिंग्स तो उन्हीं को रूट 4 के अंदर दिखाया गया है। पहले यहाँ पे कोलैप्स क्यों हुई थी वो तुम्हें गूगल कर लो, बहुत अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद करना। आबरा को सभी कोई जानते हैं। यू नो वाई कि आबरा हमेशा टेलीपोर्ट क्यों करते हैं? वो जब भी कोई बैटल में आता है, कोई ह्यूमन को देखता है तो वो टेलीपोर्ट क्यों करते हैं? एनिमे के अंदर भी वो किसी भी इंसान को देख के टेलीपोर्ट क्यों करते हैं? तो सिंपल सी ये बात है, आबरा किसी भी ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो यही एक रीज़न है जिस कारण से आबरा टेलीपोर्ट नहीं करता है। कडाब्रा के बारे में अगर तुम्हें स्टोरी ना पता हो तो कडाब्रा असली में पहले तो एक इंसान था, एक बच्चा था कडाब्रा, लेकिन वो सुबह उठा तो वो कडाब्रा में चेंज हो गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन बात है, लेकिन पॉकीमॉन है भाई, कुछ भी हो सकता है।
ब्रॉक सबसे जाना माना कैरेक्टर में से एक हम लोग मानते हैं ब्रॉक को एनिमे के अंदर। तो ब्रॉक के आंखें के ऊपर बहुत सारा यहाँ पे थ्योरीज बनी हुई है। आखिरकार ब्रॉक अपनी आंख क्यों नहीं खोलता, तो यहाँ पे एक मैं रीज़न बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो फैन मेड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है ब्रॉक को कर्स दिया गया है, ब्रॉक को ऐसा श्राप दिया गया है कि अगर ब्रॉक किसी को भी देखेगा अपने आंखों से तो वो पत्थर बन जाएगा। ये मेडुसा लाइक कर्स इसको हम लोग कह सकते हैं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ मेडुसा देन तुम्हें इसके लिए भी गूगल करना होगा। गूगल बाबा वी नीड यू। ये थ्योरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी सोचो अगर किसी के पास ऐसे कोई पावर हो कि वो किसी को भी देखेगा वो पत्थर बन जाएगा, वो फीलिंग को एक्सप्लेन करने कोई वर्ड्स नहीं है। तुम्हें कितना बुरा लगेगा या फिर तुम्हारे दुश्मन के सामने हो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। हाँ, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो पॉकीमोन के अंदर है बहुत ज़्यादा वियर्ड तुम बोल सकते हो। पॉकीमोन के अंदर बहुत सारे मिस्ट्रीज है, लेकिन धीरे धीरे सभी कुछ सॉल्व हो ही जाएगी। सो गाइस, इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी पॉकीमोन मिस्ट्रीज को सॉल्व किया एंड बहुत सारी थ्योरीज को भी डिस्कस किया है एंड आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ सो अगर पसंद आई होगी तो भाई तुम लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना वीडियो को और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन दिस इज इट, पॉकीमोन गैलेक्सी साइनिंग आउट।